अस्थायी होता है। फिर मैंने आपको 3 दृष्टिकोणों की स्पेशली चर्चा की, जो अपन अधिगम टॉपिक में आगे जब सिद्धांत में स्टार्ट करूंगा आज से, तो उसमें अपन एक एक कर को पढ़ेंगे। व्यवहारवादी कहते हैं अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया का परिणाम है। गेस्टाल्टवादी कहते हैं अधिगम परिस्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया है। और संरचनावादी कहते हैं अधिगम पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण। ये 3 दृष्टिकोण आपको याद रखने। यदि मैंने 6 लिखाए थे, 6 नहीं पढ़ने हैं। जो चीजें बताऊंगा कि यहां से प्रश्न आएगा वहीं से ही आने हैं, बस हम पढ़ इसलिए रहे हैं कंप्लीटली, आपको ये नहीं लगेगा सर ने छोड़ दिया। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन मैंने आपको 8 परिभाषाएं लिखाई, वो सभी याद करके जानी है क्योंकि वो सब रिपीट होती रहती है। और डेफिनेशन का इतना ही मामला है, ये PYQ बेस होती है, पूर्व परीक्षाओं में जो आई हैं वही रिपीट होती हैं, तो डेफिनेशन में ज्यादा कुछ नया पढ़ना नहीं होता है। फिर मैंने अधिगम की प्रक्रिया समझाई आपको, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये बिंदु स्पेशली ग्रेड 3 में लिखा होता है, लेकिन पढ़ना सभी ग्रेड के बच्चों को होता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग में हमने पढ़ा कि अधिगम चलता कैसा है। तो इसमें 3 मत पढ़े। हिलगार्ड जो कहता है कि एक्शन से अधिगम स्टार्ट होता है, स्मिथ कहता है चालक, लक्ष्य और अवरोध से स्टार्ट होता है, और थॉर्नडाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो कहता है अधिगम में सबसे पहले आवश्यकता आती है, फिर लक्ष्य उद्देश्य आते हैं, फिर बाधा तत्परता, फिर लर्निंग सिचुएशन, फिर रिएक्शन अनुक्रिया, फिर एडजस्टमेंट से व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन स्थायीकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर हमने अधिगम की प्रकृति को कल पढ़ा। अधिगम की प्रकृति क्या होती है, अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसमें मैंने लगभग 16-17 विशेषताएं लिखाई। उनमें मैंने जो आई हुई है बता दी, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अर्जित प्रक्रिया है, मतलब जन्मजात नहीं होता है, याद रखना। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम सार्वभौमिक मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। अधिगम व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी है। अधिगम पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। समस्या समाधान की प्रक्रिया भी है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया भी है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक प्रक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, इसको ढंग से पढ़ के जाइएगा। उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, एक्टिव प्रक्रिया है, क्रिएटिव प्रक्रिया है, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, कोग्निटिव प्रोसेस संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस यानी अनुभवों का संगठन है, अनुभव के आधार पे नया मीनिंग क्रिएट करने की प्रक्रिया है, ट्रांसफर की प्रक्रिया है, जो सीखोगे उसको आप दूसरी जगह स्थानांतरण करते हो। अधिगम स्पाइरल होता है, मतलब पूर्व अनुभव से जुड़ता है। ये इसकी प्रकृति मैंने कल की क्लास में समझाई। फिर कल की क्लास में हमने एक बिंदु और पढ़ा, अधिगम के प्रकार। प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको बताया मुख्य प्रकार 3 ही होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। संज्ञानात्मक मतलब मानसिक क्रियाएं, भावात्मक मतलब हमारे इमोशंस, संवेग, रुचि, अभिवर्ती मूल्य, और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक का मतलब होता है गामक क्रियाएं। गामक क्रियाएं किसको बोलते हैं? लिखना, बोलना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना। अधिगम के मुख्य प्रकार आपको याद रखने हैं। रॉबर्ट गेने ने एक सिद्धांत दिया था, लर्निंग हायरार्की, अधिगम सोपान की, जिसकी किताब का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया अधिगम की शर्तें, अधिगम की कंडीशन, ये किताब किसने लिखी है? रॉबर्ट गेने ने। इसमें इसने अधिगम के 8 प्रकार बताए। 8 को मैंने बताया कि कैसे प्रश्न आते हैं। पहला और अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में पढ़ के जाना है। पहला अधिगम सिग्नल लर्निंग होता है, जो अनैच्छिक होता है, यांत्रिक होता है, ठीक है, किसी चीज को देखकर आपका व्यवहार में बदलाव। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया होता है। तीसरा श्रृंखला सीक्वेंस में सीखते हैं। चौथा शाब्दिक साचर्य होता है, शब्दों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन। पांचवा मल्टी डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैंने कहा बहुत सारी चीजों में से एक चीज का चुनाव कर लेना। छठा संप्रत्यय अधिगम होता है, कोई भी चीज की दिमाग में इमेज बनाना और उसके आधार पर उसकी व्याख्या करना। सातवां सिद्धांत, नियमों के आधार पे कोई चीज को सीखते हैं। और आठवां समस्या समाधान। ये जटिल अधिगम होता है, जब आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं अपने लेवल पे करते हैं, वो समस्या समाधान होता है। इसको व्यक्तिगत या जटिल अधिगम भी कहा जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको रॉबर्ट गेने पढ़ाया था, डेविड आशुबेल पढ़ाया। डेविड आशुबेल का सिद्धांत था आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसी किताब का नाम था द कोग्निटिव व्यू, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य। इसने 4 प्रकार बताए, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दोनों सिद्धांत जो कल लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाए प्रकार, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। पहला प्रकार इसने कौन सा बताया? अभिग्रहण। अभिग्रहण को बोलते हैं रिसेप्शन लर्निंग। रिसेप्शन लर्निंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज को अपन लिख कर या बोलकर याद करते हैं।
दूसरा रोट लर्निंग, जो चीज जैसी है उसको वैसा का वैसा कर लिया। कई बार आप लोग कहते हैं कि सर चीजें याद नहीं होती, भूल जाते हैं। इसका रीजन ये है कि आप अपनी तरफ से नयापन नहीं जोड़ते हो। रोट करोगे तो भूलोगे। जब भी पढ़ रहे हो उसमें अपने शब्द बना दो, अपनी मौलिकता जोड़ दो, उस चीज से जुड़ी हुई कोई इमेज दिमाग में बना लो। आप कभी भूलोगे नहीं, है तय मान के चलना। मैं तो ऐसे ही पढ़ता था कंप्लीटली, ये मेरा इमेजिनेशन पावर ने ही मुझे बनाया, वरना मैं तो बनी, इतनी चीजें याद थोड़ी होती हैं। अब इतिहास जैसा विषय तो इतना डिटेल्ड विषय होता है कि उसमें मोटी मोटी तो किताबें होती हैं, 700 पेज से नीचे कोई किताब ही नहीं होती। वो याद कैसे हो जाती थी? इमेजिनेशन पावर, चीजों को रिलीवेंट करो। आप जैसी है उसको वैसी याद कर लोगे तो, नहीं तो निश्चित है भूलोगे। समझ रहे हो आप? और जब अपने शब्द बना लेते हो चीजों को, तो आप नहीं भूलोगे। अपने ही चीजों तरीकों से चीजों को करो। तो रोट लर्निंग कभी अच्छा नहीं होता, कभी भी इसको लंबे टाइम आप याद नहीं रख सकते। तीसरा होता है अन्वेषण अधिगम, खोज अधिगम। जो चीज आपके सामने है उसमें से कुछ नया निकाल रहे हो आप। और चौथा होता है अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। ये सबसे बेस्ट प्रकार होता है जब आप पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए और चीजों को समझकर सीखते हो, वो होता है अर्थपूर्ण अधिगम। तो कल की क्लास में मैंने ये तक पढ़ाया, मतलब 2 दिन में हमने अधिगम की पृष्ठभूमि पढ़ी है इस फर्स्ट टॉपिक की। आज की क्लास में हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। ये तीसरा बिंदु है इसके बेसिक पार्ट में, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन से कारक प्रभावित करते हैं अधिगम को? अच्छा बिंदु है, खूब प्रश्न आए हैं, समझना है। 2 प्रकार का नजरिया क्रिएट करना है इसमें। प्रभावित करने वाले कारक की अपन चर्चा कर रहे हैं इसमें। जिनको ज्यादा गर्मी लगे ना, वो पंखों के नीचे बैठ जाओ। जैसे इस लाइन में आप बैठे हो तो यहाँ कोई पंखा नहीं चल रहा, कूलर अभी खराब चल रहा है, तो आप परेशान हो जाओगे। जहां फैन है उसके नीचे बैठोगे तो कम से कम पसीना आएगा, पसीना आएगा तो फिर पंखा लगेगा, पंखा लगेगा तो एसी वाला फील आएगा है। अच्छा, लाइट, लाइट तो ये ऑन लाइव क्लास है इसलिए आ रहा है। कोई नहीं, देख लो आपको जहां सुटेबल हो। मैं तो गर्मी सहन कर लेता हूं क्योंकि मेरे अंदर एबिलिटी है। आपके अंदर होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। मैं पूरी रात भी बिना पंखे के सोने वाला आदमी हूं। मैं सो जाऊंगा, नींद भी आ जाएगी मुझे, फर्क नहीं पड़ता। आप लोग क्या है कि आधुनिक स्टूडेंट हो, सुविधाएं चाहिए आपको, तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे एक बैच में पिछले ग्रेड फर्स्ट, पिछला इससे जस्ट पिछला और उससे पिछला बैच था, उसमें एक बच्ची तो फीस जमा करवाने के बाद आ ही नहीं पाई। जबकि ये तो अभी तो कूलर 2 दिन 3 दिन से खराब हो गए, हो जाएंगे, लेकिन उस समय तो ये चलते थे। रूम ठीक हो जाता है कूलर चलने के बाद ही। लेकिन उस लड़की को इतनी गर्मी लगती थी कि वो बैठ ही नहीं पाती थी, उसकी वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। मुझे डर लगा। वो डर इसलिए लगा क्योंकि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं। अभी मैं कल बैठा था तो मेरा एक मित्र है आमेर एसडीएम, तो वो बोल रहा था, बोले यार ऑफिस में एसी लगी होती है लेकिन बाहर जाना पड़ता है। अब बाहर जाना पड़ता है, कभी एयरपोर्ट पे कोई अधिकारी, उपराष्ट्रपति आ गया, राष्ट्रपति आ गया, तो इनमें लगा देते हैं, तो हम गेट खड़ा रहना पड़ता है, गाड़ियों घंटे 1.5 घंटे खड़े रहो। अब ये तो गांव के बच्चे हैं, हमें आदत ऐसी है। अब जो इस जो एसी के बिना बैठ नहीं सकते, उनके साथ तो प्रॉब्लम, बीमार हो जाएंगे तुरंत ही वो। आप गाड़ी से बाहर निकले, आपको घंटा भर खड़ा रहना पड़ रहा है, इंतजार में खड़ा रहना पड़ रहा है, प्रोटोकॉल में खड़ा रहना पड़ रहा है, तो आप तो सक्सेस ही नहीं हो सकते। अब नौकरियां आजकल इतनी आसान रही नहीं है। अभी मान के चलो कि आप एक जगह बैठ गए, बाहर भी निकलना पड़ेगा, सर्दी भी, गर्मी भी, धूप भी, तो आपकी बॉडी को जैसा बनाओगे वैसे बननी शुरू हो जाएगी। तो इतना कमजोर मत बनाइए कि लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स आए। अब गवर्नमेंट स्कूलों में कौन तुम्हें कूलर लगा के देगा? पंखे नहीं चलेंगे, लाइटें नहीं आएंगी, ऊपर से बिल्डिंग गिर सकती है, वो अलग चीज है। ठीक, बताओ, है कि नहीं है? तो तैयार रहो मेंटली। गवर्नमेंट जॉब के सुख भी बहुत है तो कुछ नेगेटिव पक्ष भी होता है। अब देखना है, स्कूल
समझना। मैंने आपको पहले दिन भी एक चीज बोली थी, दोबारा बोल रहा हूं, क्यों और कैसे। क्यों पढ़ा रहे हो सर आप इस बिंदु को, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको भी 5 पेपर उठा के देख लो साइकोलॉजी के, लास्ट के को भी 5 पेपर, उन 5 में से आपको ये तय मिलेगा कि 2 पेपरों में इस बिंदु से प्रश्न जरूर मिलेगा आपको, प्रभावित करने वाला कारक। अब जैसे एच टेट के 3 पेपर हुए हैं, 3 में से 2 में प्रश्न था इस पे, और अच्छे लेवल का प्रश्न आया था। यदि एच टेट में कोई प्रश्न आया था प्रभावित करने वाले कारक से, एक तो मेच्योरिटी वाले बिंदु पे अच्छा प्रश्न आया था। तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। कैसे पढ़ना है, सिंपल प्रश्न आएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक व्यक्तिगत कौन सा है, शिक्षक संबंधी कारक कौन सा है, कार्य संबंधी कारक कौन सा है, संगठन संबंधी कारक कौन सा है, वातावरण संबंधी कारक कौन सा है, विधि संबंधी कारक कौन सा है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कैसे पढ़ के जाना है। अब देखो, आने वाला टाइम ऐसा नहीं रहा कि आपके सामने एक ऑप्शन सही होता था, वो प्रश्न आने अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, आपको पता हो तो। आजकल आप देखना, जितने पेपर हो रहे हैं उसमें से प्रश्न आ रहे हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, इनमें से उपयुक्त कथन का चुनाव कीजिए। अब उपयुक्त कथन में 1 2 3 4 दे दिए, फिर नीचे ऑप्शन देगा 1 व 2, 1 व 3, 1 व 4। ये बदलता हुआ पैटर्न है, आने वाले टाइम में यही प्रश्न आएंगे। यूपीएससी इसको 8 साल 10 साल पहले यूपीएससी में ऐसे प्रश्न आने शुरू हो गए थे। हम आरपीसी वाले बाद में जागे हैं, और जो एजेंसियां बाद में जागी हैं, तो अब ऐसे प्रश्न आने लग गए। इसलिए आप जो कहते हैं ना रट्टी हुई चीजें, सर रट्टा हुआ काम ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको उलझा देगा वो इन कथनों में। यार ये तो लग रहा है अब 2 है, ये 1 और 2 तो लग रहा है, ये 3 भी है कि नहीं है, इसमें आधा लग रहा है। ये सब आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इन चीजों की, आपको पेपर इस लेवल के निकालने पड़ेंगे। और जब कोई चीज में आप घुसते हो ना, तो उससे आपका माइंड क्या है, फिर उन प्रश्नों को एडॉप्ट कर लेता है। अब वैसे प्रश्न जो दोबारा आएंगे तो तुम कर जाओगे, समझ गए। तो मेन जो चीज है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं इसमें, कि पर्सन की लैंग्वेज यही आएगी अब आपके सामने, मतलब नॉलेज पूरा होना चाहिए आपको, प्लस जो है आप ऐसे पेपर्स का अभ्यास करें। पुराने प्रश्न पत्र में आप 2018-15 इनके पेपर मत देखो, चाहे कुछ नहीं बंटने वाला है, कोई मतलब नहीं है। 18-20 के बाद के जो पेपर है वो हमें जरूर देखें, और यूपीएससी वाले जो पेपर्स हैं उस पैटर्न को धीरे धीरे अपने हैबिट में लेके आओ, ताकि तकलीफ नहीं होगी। आने वाले टाइम में पेपर में मेरिट ज्यादा नहीं जाएगी, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, सिलेक्शन जो अभी 70% पे हो रहे थे 3 साल पहले, वो 70% से घट के आपको बता देता हूं 50% पे आ जाएगा। जो बच्चा पेपर में 50% नंबर स्कोर अर्जित कर लेगा, वो उस ग्रेड में, उस वैकेंसी में व्यक्ति बन जाएगा। ये यूपीएससी का पैटर्न है। यूपीएससी में 45-50% वाले आईएएस बन जाता है, 50%। ये देख लो आप, क्योंकि लेवल इतना अच्छा मेंटेन किया जाता है। तो इनका उद्देश्य भी वो, इसलिए आप ज्यादा ये मत सोचना कि मैंने 80% 90% लेना है। मैं ये देखूं कि 50% नंबर भी, यदि आप ऐसे पेपर्स में, आप जैसे ग्रेड फर्स्ट के पेपर हुए हैं 50% थे, नंबर लिया हो तो बहुत बड़ी बात है। 40% वाले तो सब स्कूल लेक्चर बन जाएंगे, 40% वाले स्कूल लेक्चर बन जाएंगे इस बार। क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं बनेंगे। और आने वाले टाइम में ये पैटर्न और टिपिकल से पढ़े, कि कम से कम ये मैंने 10 पेज पढ़े हैं, ये पार्ट मैंने पढ़ा है, इसमें मेरा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप इस प्रकार के पेपर्स का जो है वो अध्ययन करें, आपको फायदा होगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसका मैं साथ साथ बताऊंगा आपको। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजी में जो भी प्रश्न आते हैं ना, वो बालक से रिलेवेंट करके पूछता है, अधिगम करता से रिलेवेंट। साइकोलॉजी का पूरा सेंटर बालक है, बच्चा है, तो जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इससे जो बनते हैं। तो मैं इसमें 5 प्रकार के कारक पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि उन पे प्रश्न नहीं आए, सब पे आए हैं, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है, इंडिविजुअल फैक्टर पे। ये ढंग से पढ़ जाना बस। 90% प्रश्न प्रभावित करने वाले कारक पे यहां से आएंगे, 90% प्रश्न। 10% प्रश्न बाकी पार्ट पे आएंगे। तो आप इससे अनुमान लगा लो
कि हमें फोकस, ये चीज हर जगह डिवाइडेशन करते हुए चलना है कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इसको बहुत ढंग से कवर करना है, इसको मैं छोड़ भी दूंगा तो काम चल जाएगा। तो ये एक तरफ 90% और बाकी पूरे कार्य कितने परसेंट में आएंगे? 10%। हेडलाइन डाल ली आप लोगों ने? ओके, पहला बिंदु पढ़ रहे हैं अपन, व्यक्तिगत कारक। इसमें पहला बिंदु डाल लो, व्यक्तिगत कारक। इंडिविजुअल फैक्टर। व्यक्तिगत कारक को आप अधिगमकर्ता संबंधी कारक भी बोलते हैं। व्यक्तिगत कारक या अधिगमकर्ता संबंधी कारक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, दुनिया भर के प्रश्न पूछे गए यहां से। व्यक्तिगत कारक, अधिगम संबंधी, अधिगमकर्ता संबंधी कारक, लर्नर फैक्टर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन पे सबसे अधिक प्रश्न आए, लेकिन वो दौर गया जब अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ते थे और कहते थे कि ये तो आपको पढ़ के जाना, यहां से तो प्रश्न आएगा। अब जो पेपर आ रहे हैं उसमें जो 12 नंबर का बिंदु है, जिसको हमने समझा है कि ये तो सबसे लो लेवल है, वो भी ऑप्शन में आ रहा है। तो ये तो दिमाग से निकाल देना है कि मैं कोई चीज छोड़ दूं ऐसे ही, जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसमें मुझे सब पढ़ना है। तो मैं इसको पूरा एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूं आपको। व्यक्तिगत कारक में पहला बिंदु आएगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अब ये सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है कि अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मोटिवेशन। अब इस पे कई टाइप के प्रश्न आ गए, जैसे आरपीएससी सबके ऊपर देखे अपन, ऐसे प्रश्न आए, अधिगम सर्वश्रेष्ठ होगा जब कौन होगी? मोटिवेशन। अधिगम का सर्वोत्तम आधार कौन है? मोटिवेशन। अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कौन है? मोटिवेशन। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? मोटिवेशन। ये इसलिए इस रूप में समझिए कि विदाउट मोटिवेशन जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है। मोटिवेशन पहली कड़ी होती है जिंदगी में। अपन कई बार कहते हैं मोटिवेशन से क्या होता है, मैं कहता हूं मोटिवेशन से बिना कुछ होता ही नहीं है। मोटिवेशन नहीं होगा तो आप सुबह उठोगे ही नहीं, आप बिस्तर से खड़े नहीं होगे, आप पानी ही नहीं पियोगे, आप खाना ही नहीं खाओगे। मोटिवेशन आपकी लाइफ की इतना सा व्यवहार भी है ना, उसके पीछे भी क्या होता है? मोटिवेशन होता है। इसलिए तो दिमाग से निकाल दोगे मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से क्या नहीं होता। ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। विदाउट मोटिवेशन तो कुछ होता ही नहीं है। मोटिवेशन अधिगम का बेस है, ये पहला कारक है जो अधिगम को स्टार्ट करेगा। इसलिए आधार और सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो अपन बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? मोटिवेशन को बोलते हैं। तो इसमें 3-4 प्रश्न आए, मैं तीनों चारों लिखा रहा हूं, तो इसका आगे जस्ट लिख लेना, प्रश्न की भाषा यही आएगी। आपको चाहे व्यक्तिगत कारक चारों ऑप्शन में आ जाए, यदि आपको एक चुनना होगा तो किसको चुनेंगे आप? मोटिवेशन। लिखो इसमें अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक, सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक, अधिगम का सर्वोत्तम आधार, अधिगम का सर्वोत्तम आधार, बेश है, मतलब ये सब कुछ है इसका। अधिगम का सर्वोत्तम आधार, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। इसको स्टार दे लेना बस, आप कुछ भी नहीं याद रखो, इसको जरूर याद रखना। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग, ये किसे कहा जाता है? लर्निंग को कहा जाता है। और किसने कहा है? स्किनर ने। किसने कहा है? स्किनर। तो ये जरूर याद रखना, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक, अधिगम का सर्वोत्तम आधार, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। जो रास्ता है जो आपको लर्निंग तक लेके जाएगा वो किसके ऊपर से गुजरेगा? मोटिवेशन के ऊपर से गुजरेगा। विदाउट मोटिवेशन कुछ भी लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आपको दिमाग में रखना है कि सब कुछ है,
कितने ही ऑप्शन आ जाएं, आपको एक नंबर पे प्रायोरिटी जो रखनी है वो किसको रखनी है? मोटिवेशन। ये व्यवहार में परिवर्तन करता है, ये सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, ये आपको वही क्रिया करवाएगा जो आपके लिए जरूरी है। आपको एक भी नकारात्मक क्रिया नहीं करोगे आप मोटिवेशन होगा तो। और मोटिवेशन नहीं है तो आप उलझे हुए रहोगे, आप ऐसी चीजों पे टाइम खराब करने लग जाओगे जो आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं कर रही हैं। तो मेन जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा? मोटिवेशन। तो ये पहला बिंदु है। पहला कारक मोटिवेशन हो गया। दूसरा कारक है इच्छा शक्ति, विल पावर। इच्छा शक्ति क्या होता है? विल पावर किसको बोलते हैं अपन? विल पावर क्या होता है? अपन कई बार बोलते हैं विल पावर, विल पावर, विल पावर। क्या है विल पावर? विल पावर एक बहुत गजब का शब्द है, जादुई शब्द है। यदि आप कोई चमत्कार वर्ड मानते हो ना तो विल पावर है। आपको किसी बाबा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस वर्ड को, इसका जप नाम कर लो आप, तो बस इसको जप लो अच्छे से। और जपने से काम नहीं चलेगा, इसको व्यवहार में उतार लो, फिर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आप कितने भी एग्जाम्पल पढ़ लो दुनिया में, जो बहुत बड़े एग्जाम्पल। एक छोटी सी बच्ची की कहानी आपने पढ़ी है, मीना कुमारी की। वो 12 साल की थी, बहुत छोटी हाइट की थी, घर से बाहर निकलती थी लोग पत्थर फेंकते थे, छोटी सी हाइट की, ठिंगनी सी, मजाक उड़ाते थे ये पढ़ेगी। वो 12 साल से 24 साल तक बेड पे रही। उसकी इतनी मेजर ऑपरेशन हुए उसकी हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में, इन सब में। लेकिन वो पढ़ी पढ़ी क्या हुआ, उसने पढ़ती रही वो, क्योंकि उसके दिमाग में था कि जिस आदमी का तिरस्कार अपमान होता है ना, उसके अंदर और जुनून होता है। यार मुझे जवाब देना है तो आप बोल के नहीं दे सकते। और वो 27 साल की उम्र में आईएएस बन गई। ये विल पावर था। एक आईएएस, गोविंद जायसवाल आईएएस की कहानी बहुत चर्चित रही है कि वो छोटा सा था तो बगल में मकान में घुस गया खेलने के लिए उस मकान मालिक के बच्चे के साथ। और उस मकान मालिक ने उस बच्चे को मार मार के बाहर निकाल दिया कि तू झुग्गी झोंपड़ी का बच्चा घर में कैसे आया। बच्चा था, समझता थोड़ी है बच्चा की गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है, खेल कौन सकता है कौन नहीं सकता। वो बाहर आके रोड पे रोने लग गया। एक अंकल से पूछा कि अंकल मैं ऐसे बच्चों के साथ कब खेल सकता हूं? तो उस अंकल ने कहा बेटा जब तुम बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे, तुम आईएएस बन जाओगे तब। अब वो छोटा सा बच्चा था, एक वर्ड सुना उसने, आईएएस। पिता रिक्शा चलाते थे, दो बहनें थी, घर की स्थिति बहुत खराब थी। जिद लेके बैठ गया मैं तो पढ़ाई करूंगा। पापा ने बहुत डांटा पीटा लेकिन माना नहीं। ये विल पावर होता है। मतलब कोई चीज को आप सोच लो, सोचना पर्याप्त नहीं है, उस सोच, उस शब्द के लिए जीना शुरू कर दो अपनी लाइफ में, तो फिर आपको प्रतिकूल परिस्थितियां रोक नहीं पाएंगी। और वो लड़का पढ़ाई करता है, उसकी बहनें उसे सपोर्ट करती हैं, प्राइवेट सब कुछ पढ़ता है। वो दिल्ली आईएएस की तैयारी करने आता है तो वो कहता है कि मैं दिल्ली में जब लोग रात को सो जाते हैं, मैं फुटपाथ की रोशनी में नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी दूध खाना नहीं खाया, मैं बिस्किट और चाय के साथ अपना भोजन कर लेता था। और वो लड़का आईएएस बना। तो ये जो मैंने दोनों एग्जाम्पल्स आपको गिनाए हैं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। और ये जो एग्जाम्पल है वो कहानी केवल एक ही वर्ड को प्रतिबिंबित करते हैं, वो विल पावर। जब आप में कोई चीज करने के लिए इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है ना, इच्छा शक्ति का मतलब है अब आप रुकोगे नहीं। नॉर्मली आप में भी इच्छा शक्ति है कि सर हमने सोच लिया इस बार चेप देगा मैं मीटर। अब ते मीटर चेपो को नहीं हो, तो सोच के आओ और मीटर चेपना के चक्कर में खुद चिपके चल जाओ। इको मतलब के हो, विल पावर नहीं है। विल पावर यदि आप में होगी तो आप इस तरीके से चीजों को अंजाम दोगे कि आपको खुद को लगने लग जाए कि यार सर मजा आ रहा है पढ़ने में। और ये सिचुएशन है, याद रखना इस चीज को। खैर आप लोग हो, सब करना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं किसी चीज में डिटर्मिनेशन बहुत गजब का होना चाहिए। मेरे खैर बहन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहन भी होती और मैं बेरोजगारी के दौर में होता तो शायद मैं जाता ही नहीं। मेरी इतनी टेंशन होती थी, मैं होली दिवाली मैं कभी गया ही नहीं घर पे। वो दिमाग में इतना ये था कि यार बनेंगे नहीं तो साला घर जाने में शर्म सी आती थी, बहुत ज्यादा शर्म आती थी मुझे तो। और मैं ये था कि मैं 12वीं के बाद मैंने गांव की कोई शादी अटेंड नहीं की।
मेरा मन ही नहीं करता था, मुझे अपने आप पे गुस्सा आता था कि यार अपन है क्या, कुछ नहीं है, क्यों ही जाए यार अपन। तो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं असंतुष्टि होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति पैदा कर देती है। मैं नहीं कह रहा कि मत जाओ रक्षाबंधन पे, जाना सभी के सभी आप, राखी बंधवा के भी आना, बट इन चीजों को आप अलग वे में लो, जो मैं कल आपको, चीजों को जुनून के रूप में जब तक लोगे नहीं ना, वो परिणाम नहीं देके जाएंगे। बाकी ऐसे नॉर्मल वे में तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इच्छा शक्ति इसके बाद आता है, याद रखना। मतलब अभी प्रेरणा जब जुनूनी बन जाती है, जुनूनी समझ गए ना आप, मतलब आपको पता ही नहीं है सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा, भाग रहे हो गजब तरीके से, वो जुनून जो है ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है। तो ये दूसरा व्यक्तिगत कारक है जो इसके बाद आता है। तीसरा कारक लिखो विल पावर के बाद, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, बताओ आप, यस या नो, करेगा अधिगम को। फिर शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य इस रूप में मान लो कि आपका किसी का सर दुख रहा है, किसी को बुखार हो गई, किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही है, तो अधिगम होगा क्या, यस या नो, नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होगा। बाकी तो अपन कई कहानियां पढ़ते हैं, ईरा सिंगल थी 2016 आईएएस टॉपर, उसको सिफिलिस था, उसका लोग मजाक उड़ाते थे, वो बैठ नहीं पाती थी, झुक झुक के चलती थी। तो वो कहते हैं कि 45-40 टेबलेट डेली खाती थी वो, लाइब्रेरी में बैठती थी, वो जबरदस्ती पढ़ती थी वो, जबकि उसका फिजिकल हेल्थ उसको अलाउ नहीं कर रहा था। तो ये तो देखो जुनून होता है आदमी का, इसको आप हर चीज से अलग कर दो, कुछ भी हो जाए मैं तो लड़ूंगा, बीमारी हार जाती है उनके सामने, वो अपवाद होते हैं। लेकिन नॉर्मली आप ये देख लेना कि मान लो आपका सर दुखने लग गया ना, और मैं कितना अच्छा समझा रहा हूं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, मतलब इसका यही है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ अधिगम को प्रभावित करेगा। यदि फिजिकली और मेंटली आप स्वस्थ नहीं है तो अधिगम उतना अच्छा नहीं होता है। बाकी प्रभावित तो करेगा, और ये अपन कई बार देखते हैं, अपने बुखार हो जाती है और अपन 2-3 दिन तक अपनी पढ़ाई नहीं होती है, मतलब लर्निंग को प्रभावित करने वाला ये तीस। इमोशन सवेंग, इमोशंस अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, यस या नो, है, प्रभावित करेगा, कैसे करेगा बताओ, सवेंग कैसे प्रभावित करेगा। हम्म, अरे सवेंगो की बहुत बड़ी कहानी है। तुम कभी भी एक काम करना, एक दिन बहुत खुश रह के पढ़ाई करना, और मुझे शाम को मैसेज करना कि सर आज मैं बहुत खुश था और मैंने 4 घंटे ही पढ़ाई की, लेकिन मैंने जो पढ़ा वो मेरे पूरा याद है। इसलिए चेहरे, इसलिए तुम पढ़ाई 8 घंटे नहीं 12 घंटे भी कर रहे हो ना, वो काम नहीं आने वाली। मैंने पहले भी बोली थी आपको ये बात। स्ट्रेस के साथ चीजों को, जिस दिन स्ट्रेस हो जाए ना उस दिन कुछ हटके काम कर लो, चाहे नोट्स बना लो, लर्निंग मत करो। स्ट्रेस मतलब डर दिमाग में बैठ गया या इमोशंस उथल पुथल हो रहे हैं, तो फिर आपका लर्निंग नहीं होता है। सवेंग जब पॉजिटिव फील आएंगे ना आपके, पॉजिटिव सवेंग मतलब जिज्ञासा उभर रहा है, अधिगम अच्छा होगा। आनंद आमोद आपके अंतर्गत आ रहा है, अधिगम अच्छा होगा। लेकिन आपके दिमाग में क्रोध बैठा है, आपके दिमाग में ईर्ष्या बैठा है, आपके दिमाग में भय बैठा है। भय तो सबसे नेगेटिव सवेंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवेंग होता है भय, सबसे ताकतवर सवेंग इसी को बोलते हैं भय। इससे बड़ा कोई सवेंग नहीं है। मतलब एक नंबर पे कोई इमोशंस को रखते हैं तो भय को रखते हैं, फियर। ये आपकी पूरी पढ़ाई को डैमेज कर जाता है, डर जिसके अंदर बैठ गया। किसी भी चीज का डर है तुम्हारे अंदर, ये डर आपको कभी जीतने नहीं देगा, लाइफ में नहीं जीतने देगा। और तुम डर विहीन बन जाओ, क्या ही होना है यार, फेल ही हो गए तो क्या है, ये दिमाग में रखो आप। लाइफ में हमेशा से वर्ष सिचुएशन, फेल हो गए तो क्या है। कल मैंने आपको बताया था ना कितने बिजनेस स्किल दे रहा हूं मैं आपको पढ़ाने के साथ, साइकोलॉजी पढ़ाने के साथ।
बारिश के मौसम में मक्के बेचने हैं बेस्ट पॉइंट पे, और ऐसे पॉइंट पे बेचना जहां जोड़े ज्यादा जाते हैं, और रेट स्पेशल रखना। लेंगे। बहुत गर्मी आ रही है, कुल्फियां बेचना, मास्क लगा के रखना है, ये नहीं पता चलना चाहिए कि बीएड किया हुआ बच्चा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर सर्दियों में मूंगफली बेचना, महीने के 50,000 रुपए तुम्हें कमाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं लिख के दे रहा हूं। तो इस बात से डरो ही मत कि मैं सर काम का नहीं रहूंगा। क्यों पढ़ाना मुझे प्राइवेट स्कूल में? 8, 10, 15 हजार में नहीं पढ़ाऊंगा सर। मैं 50,000, 60,000 रुपए कमा सकता हूं। आप में स्किल्स हैं, आप अलाउ अप्लाई करोगे तो दिमाग में गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये दिमाग में रखो कि सर बेफिक्र होके देख के जाना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, लगना है, तब तक बढ़िया एफर्ट्स करने हैं। लेकिन नहीं लगूंगा तो बुरा से बुरा क्या होगा, कुछ भी कर लूंगा। मैं अभी देख रहा था, मैं कहीं गया था अपने मित्र से मिलने, वहां लिखा हुआ था गंगापुर सिटी के सबसे प्रसिद्ध मिठाई का नाम लिया क्या, खीर मोहन। अगले ने पिकअप खरीद रखी है, खीर मोहन लगा रहा और भयंकर भीड़। भाई एक स्किल तुम अब अलग कर लोगे, एक कुक रखना है तुम्हें। एक दिन गंगापुर वाले भेज दो, एक दिन और कोई सिटी के भेज दो, एक दिन कोई और सिटी के भेज दो। मैं कह रहा हूं राज करोगे भाई। कहां पर डर क्यों है, किस चीज का है तुम्हें? खीर मोहन बेचोगे भी, खीर मोहन खाओगे भी, इस बहाने पूरे दिन दर्शन होंगे अलग अलग लोगों के। बताओ, लड़को तुम्हारे लिए तो इससे बढ़िया बिजनेस बेटा है नहीं कोई, फिर भी तुम टेंशन लिए बैठे रहते हो, गुरु जी मर गया, 2 साल होगी धक्का खाता। बेफिक्र होकर एग्जाम देने जाना, तुम्हारा एग्जाम उस एग्जाम से बढ़िया होगा जिसमें तुम टेंशन के साथ गए थे कि नहीं हुए तो गुरुजी मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगी। ये एटीट्यूड के साथ तुम जाते हो, एग्जाम खराब ही होगा, तय बात है। क्योंकि इमोशंस का गेम है लर्निंग के ऊपर। पॉजिटिव सवेंग है, अधिगम की गति दुगुनी हो जाती है। नेगेटिव सवेंग है, अधिगम आधा हो जाता है। यानी इमोशंस प्रभावित करेंगे। तो छोटी चीज देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रभावित करती है। और इसको अप्लाई करके देख लो आप, खुशी वाले दिन पढ़ना तुम्हें बहुत अलग फील आएगा और हर चीज समझ में आएगी। और जिस दिन तुम्हारा मूड ऑफ हो, सैड हो, उस दिन पढ़ाई करना। तुम 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ के आ जाना, मुझे बता देना कि क्या सीखा तुमने। कुछ भी नहीं सीखोगे आप। तो इमोशंस अधिगम को प्रभावित करते हैं। 5 नंबर पे आकांक्षा, एस्पायरेशन, ये सब आए हुए प्रश्न है इसलिए सब याद रख के जाना। आकांक्षा स्तर, आकांक्षा जानते हो? एस्पायरेशन क्या होती है? एस्पायरेशन, आकांक्षा जानते हैं? हमेशा आप बेटर करना। सर मैंने कल ये सीखा है, आज मैं ये सीखूंगा। सर ये 4 टारगेट कल पूरे कर लिए हैं। कल भाषा और साहित्य पढ़ लिया है, जीके के अंतर्गत कंप्लीट एक बार रिवाइज कर लिया है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की किताबें पढ़ ली हैं, बस उनके बस टेस्ट देने हैं। ये पार्ट सर कर लिया है। मेथड्स को सर नॉर्मली देखा था रेट में, एक बार दोबारा से पीवाईक्यू बेस देख लेंगे। कोई टेंशन मतलब ऐसे करो आप कि आज ये कर रहे हो, कल और उत्साह के साथ, परसों और उत्साह के साथ, मतलब चीजों को बढ़ाते हुए चलो। ये एस्पायरेशन बोलता है। और हो रही है, 3 ही हो रही है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर आकांक्षा स्तर क्या है? कमजोर है। आकांक्षा स्तर मतलब जो हमें, इसको अपन एस्पायरेशन बोलते हैं। मैं और बेटर अपने अंदर करूं, ये सब सेटिस्फैक्शन यदि आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। नेक्स्ट 5 नंबर, 6 नंबर, अवधान, अटेंशन। इसको ध्यान बोल देना, कंफ्यूज मत होना। अटेंशन क्या होता है भाई? ये सब छोटे छोटे वर्ड है, बट समझा रहा हूं आपको ताकि आपके याद रहे, उदाहरण याद रहे। अटेंशन क्या होता है? एक केंद्रीकृत कर देना, सेंट्रलाइज कर देना, उसको पूरा झोंक देना एक जगह पे, यह अवधान होता है, याद रखना। अच्छा अच्छा, हाँ।
अटेंशन। तो ये इसका मतलब होता है दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पे चेतना केंद्रीकरण करना क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। समझ में आ गया ना आपके कि मैं सब चीजों से हटकर बस केवल एक ही जगह है, अपना पूरा का पूरा इस पे फोकस कर रखा है मैंने। इसको अपन क्या बोलते हैं? अटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन? अटेंशन। तो ये जितना ज्यादा होगा अधिगम आपका उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा। तो ये लिख लिया 6 नंबर कार्य। ये जो ऑनलाइन लाइव बच्चे देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि नेटवर्क का इश्यूज है कुछ, तो इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ये रिकॉर्डेड के रूप में आप लोगों को डाल दी जाएगी, परेशान ना हो, ठीक है ना? ये वैसे ही मिलेगी जैसे अभी देख रहे हो आप। लिख लिया अवधान? समझ में आ गया अवधान क्या होता है? 6 नंबर, 7 नंबर, 5 या 6 नंबर? 6 नंबर है क्या? 7 नंबर। अहम ग्रस्तता। आप देखो ये वर्ड आ गया एग्जाम में, बहुत कम किताबों में आपको ये वर्ड मिलेगा, अहम ग्रस्तता। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक व्यक्ति है सेरिफ और केंट्रिल। सेरिफ और केंड्रिल एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अहम ग्रस्तता का। सेरिफ और केंड्रिल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? ग्रस्तता। अहम ग्रस्तता क्या होती है? प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाता है यार ये सर। बार बोलता हूं मनोविज्ञान इसलिए समझना बहुत जरूरी होता है। अभी आरपीसी में आया हुआ प्रश्न है, 2020 में आया था ये प्रश्न। अहम अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो उसमें वो विकल्प वाला था और उसमें ये भी दे रखा था। अहम ग्रस्तता का मतलब होता है एक प्रकार से, वैसे तो अपन बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म। एक तो ईगो सेंट्रिज्म अपन जीन पियाजे पढ़ाऊंगा मैं, वहां पे बात करेंगे। यहां जो ये अहम ग्रस्तता वर्ड है, इसका मतलब है कि एक आदमी अपने आप में खोया हुआ है। समझ रहे हो? तुम लोग बैठे हो और तुम्हें अहंकार नहीं, अहंकार अलग चीज है। तुम अपने आप में खोयो, अपने आप में खोयो मतलब तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि बगल में बच्चा किसकी तैयारी कर रहा है और कैसे ड्रेस कोड पहन के आया है, ये बगल वाला क्या कर रहा है, ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं। वो चुपचाप मेरी क्लास पे ध्यान दे रहा है। समझ रहे हो आप? जैसे कई बच्चे लाइव क्लास लेते हैं तो उनको मतलब नहीं होता कि कमेंट्स क्या आ रहा है, उनको घंटा ही फर्क नहीं पड़ता भाई। वो चुपचाप ध्यान रख कैसे, ये चीज समझ में आ गई, नोट बनाया, ये समझ में आ गई, ये बना, एक एक चीज को बड़े तरीके से लिख रहे हैं वो, उनको कोई मतलब नहीं है। और कई क्या होते हैं ना, मैंने हाँ हाँ, मतलब लड़की 2-4 मैसेज कर देना लाइव में मैं देखता हूँ, तो नीचे 2-4 लड़के होते हैं। ओहो हाँ हाँ होता है, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। अरे तुझे कहाँ दिक्कत थी भाई बताने की होता है कि तेरे साथ होता है? मतलब उनको ही लगता है कि यार पता नहीं है, मतलब मेरा कमेंट्स देख के पता नहीं इसकी भावनाएं जागृत हो जाएंगी। पॉसिबल है क्या ये चीजें? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हर आदमी कितनी उम्मीद में जीतता है। वो लड़के इतनी उम्मीद में जीते हैं, उन्हें लगता है कि मात्र चैट बॉक्स से भी कुछ मामला बैठ सकता है। अब बताओ, मैं यहां पूरा जोर लगा रहा हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं, पढ़ाने में दिल दिमाग लगा रखा है, और उनका दिमाग कमेंट्स में होता है, नाम पे होता है, यार इसका नाम अच्छा है तो ये सही लड़की ठीक है, उसने 2-4 मैसेज दिए तो फटाफट रिप्लाई करेंगे। हाँ हाँ होता है ऐसा, हमारे साथ भी होता है कई बार, प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब मोटिवेट करना शुरू कर दें भाई। ये लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं होता। लड़कियां ध्यान कम देती हैं, लड़कियों को पता है यार पढ़ ले, अपने पढ़ने आए, मुश्किल से चांस मिले, नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, इसलिए आजकल लड़कियों के सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, इनका अटेंशन ज्यादा है, अहम ग्रस्तता ज्यादा है। आप जिस चीज को कर रहे हो केवल उसी पे ध्यान रखो, बाकी चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अहम ग्रस्तता मतलब ये किसको बढ़ाता है? ये तल्लीनता, एक वर्ड में बोलता हूं तल्लीनता। तल्लीनता समझ रहे हो आप? क्रिएटिव लोग होते हैं वो खोए खोए रहते हैं, मतलब एक चीज कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं तो 24 घंटे पेंटिंग बना रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा बगल अगल में कौन बैठा है। तल्लीनता वर्ड है भाई, मतलब आप उस चीज के अंतर्गत पूरे समर्पित हो, इसको अपना अहमग्रस्ता बोलेंगे। तो यहां मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब इतना सा है, ये वर्ड नेगेटिव लग रहा है आपको, लेकिन ये अधिगम में क्या है? सहायक है, ना कि नुकसान करता है। दुनिया इसको कुछ मान लो, देखो यो तो आपकी मस्त, आपा कई बार कहना वो तो आपकी मस्ती मस्त है, मेरे घर वाले मुझे बहुत बोलते थे, रिलेटिव बहुत बोलते, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आता है कोई जाता है,
आज बुआ जी आ गई, वो आ गई, इन तो मतलब ही कोई नहीं हो, तो आपकी किताब मस्त है, को भी कोई टाबुरो आया करेगी, सब बोलता मन, लेकिन मेरे फर्क कौन पड़तो, क्योंकि मन बेरो की दिया फर्क पड़ा लाग जाए होना चीजों, तो बेटा आगे जो फर्क पड़ेगा ना, तो कुछ बन नहीं पाया ना, तो ये जितनी बुआजियां जितनी भी है ना, ये तुम्हारी 0% कदर नहीं करेंगी। लाइफ में रिश्ते बड़े गंदे होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, ये वैल्यू करते हैं आपकी सक्सेस की, आपने कितना सम्मान दिया, इसके कोई आज के टाइम में तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, आप देख रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत बात तो नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ समय बाद में कह देंगे अच्छो वही को, तो कोई काम हाथ को नहीं पड़ा, हाथ को नहीं नौकरी लगी, हाथ को नहीं, कुछ नहीं है। मेन चीज इसलिए याद रखो कि इन फालतू बातों पे कभी ध्यान मत दो, जो चीज पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में खोए रहो, घर वाले या दूसरे लोग जो भी आपके बारे में नेगेटिव बोले बोलने दें, स्वार्थी है मैंने बोलता बहुत सेल्फिश है, इन मतलब ही को नहीं बताओ। नहीं, मकर संक्रांति के दिन पूरी दुनिया पतंग उड़ा रही है, कम से कम इन तो रहना चाहिए, मैं किताब लेके पतंग भी देख लेते, मेरी किताब लेके बैठो रहते, पढ़ ली लेते। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, लाइफ में अहम ग्रस्त बनना पड़ेगा, चाहे एक बार पूरी दुनिया आपको नेगेटिव साबित करे, करने दो। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था, सेरिफ और कैंड्रिल का कॉन्सेप्ट था, याद रखना। इससे क्या बढ़ती है, दिगंत सीखने के प्रति तल्लीनता बढ़ती है, आप उसमें खोते जाते हो, ये है तल्लीनता, तो ये पॉजिटिव है, याद रखना। 8 नंबर पे विन्यास, अब ये वर्ड आ गया, अब आप कुछ जानते ही नहीं हो, क्या आंसर करोगे बताओ, ये आया हुआ, दोनों प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए साइकोलॉजी आसान नहीं होती है। विन्यास वर्ड आ गया, अब इसका आपको अर्थ ही नहीं पता है, आप में से किसी बच्चे को विन्यास का अर्थ पता है क्या, इसके नाम से कुछ लग रहा है क्या, बाकी के तो आपको नाम से लग रहा है, इसके नाम से तो कुछ लग ही नहीं रहा आपको, क्या आंसर करोगे, क्या दिगंत को करने वाला कार्य, क्या आप तुक्के भले लगा दो कि यार प्रभावित कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। विन्यास को अपन इंग्लिश में सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट। सेट क्या है, यहां विन्यास का मतलब है आप कोई भी चीज को करने के लिए तैयार हो क्या, समझ रहे हो, अपन एक कहीं भी चीजों को जोड़ना चाहें तो कहीं भी जोड़ दें, केस विन्यास अपन बोलते हैं महिलाओं के सज्जीकरण के संबंध में, तो वही होता है, चीजों को रिलेवेंट करो, भूलोगे नहीं, समझ गए आप। अब एक ये वर्ड आप ये रटोगे तो आपकी याद ही नहीं होगा, आपने केश विन्यास वर्ड याद कर लिया, हम महिलाओं के, महिलाएं बालों का जूड़ा बना के बढ़िया से सज धज के बढ़िया सुंदर से बालों को तैयार कर रही हैं, ये वही विन्यास है, कोई चीज के लिए तैयार होना, मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूं, और जब आप किसी कार्य को करने के लिए तैयार हैं तो अच्छा सीखेंगे खराब सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, तो विन्यास अधिगम को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, और तैयार होना किसका है, व्यक्तिगत है किसी और का कारक है, आपका कारक है भाई। आप में से कोई क्लास में बच्चा बहुत ज्यादा तैयार भी हो सकता है सीखने के लिए, कोई बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है, कोई बच्चा ऐसे भी हो सकता है, चलो आज देख आते हैं देव सिंह सर कैसा पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग है। एक बच्चा आया जुनून के साथ तैयार हो क्या है, भाई मुझे तो सीखना है, मुझे तो पढ़ना है भाई, 2 घंटे पढ़ के आऊंगा, सर से अच्छे से पढ़ के आऊंगा, तो वो ज्यादा सीख के जाएगा। तो विन्यास का मतलब समझ गए, तैयार होना, आगे लिख लेना। इस पे जो काम किया था ना वो व्यक्ति थे हार्लो, किसने काम किया था, हार्लो ने काम किया था, इसका मतलब होता है तैयार होना, कोई कार्य करने के लिए तैयार होना, हार्लो ने इस पे काम किया था, विन्यास वर्ड पे, हार्लो ने विन्यास वर्ड पे क्या किया था, काम किया था। हार्लो ने किस पे काम किया है, विन्यास, विन्यास का मतलब क्या होता है, सेट, ठीक है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आ गए, जबकि दोनों अटपटे से वर्ड हैं, बट ये दोनों आए हुए हैं। 8 हो गए, 9 हो गए, 8 9 जो भी हैं। आगे लिखना, रुचि व अभिवृत्ति, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड क्या प्रभावित करेंगे, यस, रुचि तो बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, मैंने आपको पहले ही बोला है, रुचि जहां भी होगी वहां परिणाम जल्दी आते हैं। आप कोई भी काम में रुचि लेके करो, बहुत अच्छा आएगा, कोई भी चीज करो, आप जिस ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूं अपने आप को देखना शुरू कर दो, उसको बोझ मत मानना कि गुरुजी 3rd ग्रेड की तो बकवास नौकरी हुआ है तो सिलेक्शन को नहीं होगा, मेहनत नहीं कर पाओगे, रुचि क्रिएट करो कि यार बहुत अच्छी नौकरी होती है, छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, कोई ज्यादा काम नहीं होता है, बढ़िया जिंदगी होती है,
महीने का पेमेंट आपको बहुत अच्छा मिलता है, कभी लाइफ में स्ट्रेस होगा ही नहीं, ऐसे देखना शुरू कर दो। थर्ड ग्रेड की क्या नौकरी होती है, ये हो गया ना तो फर्स्ट ग्रेड भी आपको बकवास लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो चीज कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट पैदा कर लो कि यार वो अच्छी है, बढ़िया जिंदगी है। आपको महीने के लाख रुपए मिल जाते हैं, ठीक है, आपको 6 घंटे 5 घंटे 5.5 घंटे 6 घंटे आपको स्कूल जाना होता है, छोटे मासूम से बच्चों को पढ़ाना होता है जो भोले होते हैं, क्या टेंशन है, इससे बढ़िया कोई जॉब ही नहीं है धरती पे, जॉब नहीं है टीचर से बढ़िया। और थर्ड ग्रेड से बढ़िया मैं जॉब ही नहीं मानता। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जाते हो तो वहां ईगो टकराने लग जाते हैं, वहां आप ऐसे बच्चों से पढ़ते हैं उनके खुद के स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस तुम्हारे अंदर आने लग जाता है। मैं ज्यादा खुश देखता हूँ थर्ड ग्रेड वाले टीचर्स को। तो इस प्रकार से अपने दिमाग में पॉजिटिविटी क्रिएट करो उस चीज की जिसकी कर रहे हो आप। आपने फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भर दिया, तैयारी की नहीं और मन में आ रहा है फोर्थ ग्रेड, अरे यार झाड़ू काटनी पड़ेगी, सिलेक्शन नहीं होगा 50,000 में, देख लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी आ गई आप में। और आप में आ गया यार क्या है यार, झाड़ू में क्यों निकालूंगा, दो एक लड़का रख लूंगा, इतनी बेरोजगारी दुनिया भर की, उसको महीने के 5,000 रुपए दे दूंगा, सुबह सुबह झाड़ू निकाल जानी है, मेरे को 25,000 रुपए मिलेंगे, 20,000 तो बच गए, काला चश्मा पहन के जाऊंगा, बढ़िया सफेद पैंट शर्ट पहन के जाऊंगा, जूती पहन के जाऊंगा, ना पढ़ाने की टेंशन ना सिलेबस करवाने की टेंशन, झाड़ू सुबह पहले स्कूल से पहले आधे एक घंटे पहले लगवा दूंगा, पूरी चौधराट करूंगा दिन में, सुबह शाम, मास्टर मास्टरनी सबके बीच में। बताओ, आनंद ही आनंद। अठिन की बात बठिन पहुंचा दूंगा, बठिन की अठिन पहुंचा दूंगा। अब तो पॉजिटिव सोच लियो आदमी ने, बाप नौकरी आकर्षित कर लग जाएगी और मजा आ जाएगा भाई, ये तो गजब बात बताई सर। अब आज देख जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा था, उनके दिमाग में आ गया यार वो तो सही बता रहे हैं सर, तो चेप देनो 6 मीटर। तो गेम इंटरेस्ट का है भाई, और कुछ नहीं है। जिसकी भी करो ना आप उसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करके चलो यार, जॉब बहुत बढ़िया है। क्या है, जॉब बहुत बढ़िया है। मैं फैसला अच्छा लगा मुझे, और सच में अच्छा लगा, लेकिन 12 13 14 तक आते थे मैं असंतुष्ट हो गया उस जॉब से। तो मेरे को ऐसे नौकरी वो खाने लग गई, अरे यार क्या है, नहीं इसमें नहीं रहना, इसमें नहीं रहना, कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाना है। समझ रहे हो, इंटरेस्ट खत्म होते ही फिर आपका क्या हुआ, आपको नौकरी अच्छी नहीं लगेगी, आप जी नहीं पाओगे उस नौकरी को, उसमें अच्छा कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं तैयारी के समय भी जो जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो ना आप, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो, इंटरेस्ट आपके लर्निंग पावर को बढ़ा देगा। और वो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण पॉजिटिव है, सीखने की गति बढ़ जाती है। दृष्टिकोण क्या है, नेगेटिव है, नहीं सीखोगे। कोई आपको डरा देता है कि ग्रेड फर्स्ट तो बहुत हार्ड है, तो आपका दिमाग में आ गया हार्ड है, तो वो नेगेटिविटी आ गई आप में, अब आपके चांसेस कम हो गए। तो जिंदगी में रुचि भी पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटरेस्ट भी क्या होना, आपका एटीट्यूड भी क्या होना चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव है तो अधिगम बढ़ेगा। और यदि रुचि नकारात्मक है आपकी और अभिवर्ती भी नकारात्मक है तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट, थकान प्रभावित करेगा, यस या नो, करेगा। थका हुआ आदमी अधिगम उतना अच्छा थोड़ी कर पाता है। रात को आप 8 बजे 9 बजे 8 बजे 7 बजे आप फ्रेश टॉपिक लेके बैठ जाना, समझ में आएगा नहीं, मैं लिख के देता हूं, आई नहीं। और कभी नहीं पढ़ना चाहिए शाम को टाइम में नया टॉपिक, आपको नया टॉपिक पढ़ना है मॉर्निंग का ही टाइम रखिए आप। दोपहर में आप केवल जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, या नोट्स मेकिंग या कोई भी चीज कर सकते हो। रात को टाइम में आप हमेशा रिवीजन करें, जो टॉपिक आपने पूरे दिन टॉपिक आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय आप थक चुके होते हैं। नेक्स्ट, थकान के 4 वर्ड एक साथ ही लिखा देता हूं, ये सब आए होती हैं वो व्यक्तिगत होती हैं। मेमोरी, ये सब क्या है, व्यक्तिगत कारक हैं। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी आपको जो विकास पढ़ाऊंगा। एक नॉर्मल संवेदना मतलब समझते हो, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी। सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, ये मानसिक क्रियाएं होती हैं अपनी। संवेदना मैंने कहा कि कोई भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन लेते हो संवेदना होती है। संवेदना है, आपने कोई बात सुनी कान में गई, संवेदना है। आपने कोई गंध को महसूस किया, संवेदना है। तो संवेदना पहली मानसिक क्रिया होती है, फर्स्ट।
ये मैं डिटेल में भी समझाऊंगा आगे टॉपिकों में। प्रत्यक्षीकरण होता है कोई चीज को देखकर समझ जाना। जितना पावरफुल परसेप्शन होगा अधिगम उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। और मेमोरी आपकी जितनी अच्छी होगी अधिगम उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तुरंत क्लास में याद हो जाएगा। मेमोरी अच्छी नहीं है तो क्लास में याद नहीं होगा, तुम रूम पे जाके पढ़ोगे, 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे तब जाके वो चीज याद रहेगी, वरना याद नहीं। तो ये जितनी पावरफुल है सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी, लर्निंग उतना ही क्या होता है, पावरफुल। 11 से इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि और अभी आप बिंदु है आयु व परिपक्वता, ये अंतिम कारक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट। एज एंड मैच्योरिटी। नॉर्मल प्रश्न आता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक मानना है, लेकिन इसको समझना, मैं कल परसों एस्टेट के जो समझने वाला प्रश्न था, मतलब ऐसे तुक्के लगा नहीं कर सकता। तो एज के अकॉर्डिंग अधिगम पड़ता है। जैसे छोटे सा बच्चा होता है वो जानता ही नहीं है तो उसकी लर्निंग गति इतनी अच्छी नहीं होगी जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है इसको फीड कर लो माइंड में। संभव है आपको परिपक्वता के बिना अधिगम नहीं होता, बच्चे का विकास नहीं होता है। अब आप कहते हो कि सर एक तरफ तो आप कहते हो कि परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आता होते हैं। तो इसको यूं समझना, कैसा भी प्रश्न आ जाए समझ बनाना। आप 5 महीने के बच्चे की वो मेच्योर के नहीं समझा सकते। परिपक्वता, यद्यपि परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन का कॉन्सेप्ट क्या है पूरा समझ में आता। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप चलती है। परिपक्वता एक जन्मजात वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है। परिपक्वता आंतरिक सुधार की ग्रोथ होती है, अभिवृद्धि जो होती है उसकी संपूर्णता को व्यक्त करता है परिपक्वता। तो परिपक्वता और अधिगम में डिफरेंस भी है, यद्यपि परिपक्वता के बिना अधिगम, तो दोनों चीजें बड़ी अपोजिट से लग रही हैं, इसलिए आपको समझना बिंदु। किसने दिया है, गेसेल ने। किसने दिया है, गेसेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु। परिपक्वता कॉन्सेप्ट किसने दिया है, गेसेल। परिपक्वता परिपक्वता कॉन्सेप्ट किसने दिया है, गेसेल। इसमें लिखना थोड़ा सा, मैं कुछ चीजें लिखा रहा हूं जो एग्जाम में आती हैं, इंपॉर्टेंट है। परिपक्वता एक आंतरिक सुधार की प्रक्रिया, ये तीनों वर्ड, चारों वर्ड जो लिखा रहा हूं चारों एग्जाम में आए हुए हैं। परिपक्वता एक आंतरिक सुधार की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है, आंतरिक सुधार। यह आया हुआ एग्जाम में, आंतरिक सुधार की प्रक्रिया, कोमा स्वाभाविक प्रक्रिया, नेचुरल, कोमा जन्मजात प्रक्रिया, वह अधिगम का आधार है। क्या है, आधार है। वह अधिगम का क्या है, आधार। कौन है, परिपक्वता। स्वाभाविक है, जन्मजात है, अधिगम का आधार है।
स्वाभाविक लिख लिया आपने, जन्मजात लिख लिया, आंतरिक सुधार की प्रक्रिया लिख लिया। एक प्रश्न और था इसमें, हाँ, ये वह अभिवृद्धि और विकास की पूर्णता को व्यक्त करता है, ये भी लिख लेना। अभिवृद्धि वह विकास की पूर्णता को व्यक्त करता है। अभिवृद्धि और विकास की पूर्णता को व्यक्त करता है। अभिवृद्धि और विकास की पूर्णता को व्यक्त करता है। कौन? परिपक्वता अभिवृद्धि और विकास की पूर्णता को व्यक्त करता है। इस पर अनुभव प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आप कह दो कि परिपक्वता को ट्रेनिंग देके बढ़ा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। पे परिपक्वता पे अनुभव प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुभव और प्रशिक्षण का क्या नहीं पड़ता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुभव और प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिख लिया? डन। ये तो बेसिक बातें थी, ये सब आई हुई हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया, एक ये वर्ड भी लिख लेना आप, ये भी आया हुआ है, स्वतः चालित प्रक्रिया, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटेड है, स्वतः चालित प्रक्रिया, स्वतः चालित प्रक्रिया। ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक है। मेच्योरिटी में परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब स्वतः चालित प्रक्रिया, मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस। मतलब ऑटोमेटिक मतलब समझ गए ना, किसको कोई चलाने के लिए कोई पुण्य बलन नहीं चाहिए, कोई पुशअप नहीं करना पड़ेगा, तो अभी चल रही है आपकी, ऑटोमेटिक चल रही है, इसमें किसी का योगदान नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक है। तो ये सब वर्ड बड़े जादुई वर्ड है, मतलब ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एक ये याद रखना है, क्या परिपक्वता के बिना विकास अधिगम संभव है क्या? तो आपको लिखना नहीं है, तो ये भी नोट डाल के लिख लो, परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। परिपक्वता के बिना क्या संभव नहीं है? अधिगम संभव नहीं। परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं। डन। ओके, ये हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा सा ना, एक तरफ तो लिखो आप परिपक्वता, एक तरफ लिखो अधिगम, दोनों का अंतर पढ़ा रहा हूं ताकि ज्यादा समझ में आ जाएगा। परिपक्वता क्या है और अधिगम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, परिपक्वता अधिगम में अंतर क्या है। देखो, परिपक्वता में पहला चीज लिखनी है, परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया है, यानी वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है। और अधिगम क्या है? वातावरण आधारित कौन सी प्रक्रिया है? अर्जित मतलब एक्वायर्ड प्रोसेस है। तो पहला इसके नीचे लिख लो, ये जन्मजात है, ये क्या है? अर्जित है। ये वंशानुक्रम आधारित है, ये वातावरण आधारित है। जन्मजात, अर्जित, वंशानुक्रम, वातावरण आधारित। ये स्वतः चालित है, ये नियोजित है, मतलब प्लान्ड करना पड़ता है। ये शारीरिक व मनोवैज्ञानिक, शारीरिक शारीरिक प्रक्रिया है, ये मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस पे अभ्यास और अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता। अभ्यास अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता, इस पे पड़ता है।
पहला आपने क्या लिखा, वंशानुक्रम जन्मजात है, अधिगम क्या है, अर्जित। फिर परिपक्वता से क्या लिखा, परिपक्वता वंशानुक्रम आधारित है, अधिगम क्या है, वातावरण आधारित। परिपक्वता से क्या लिखा, ये स्वतः चालित है मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अधिगम क्या है, नियोजित मतलब प्लान्ड प्रोसेस है, आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग का अधिगम नहीं होगा, आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने पड़ेंगे, इसलिए पूरी प्लानिंग होती है। परिपक्वता में प्लानिंग की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलता है, अपने आप चलता जाता है। परिपक्वता शारीरिक क्रिया है, फिजिकल एक्टिविटी है, कंप्लीट ग्रोथ है आपकी। और अधिगम क्या होता है, मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मेंटल है और साइकोलॉजिकल है, तो मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। परिपक्वता पे मोटिवेशन और अभ्यास का प्रभाव पड़ेगा क्या, तो आप कहोगे नो। कितना ही प्रैक्टिस कर लो, कितना ही मोटिवेशन दे दो, परिपक्वता पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अधिगम पे अभ्यास और विप्रेरणा दोनों का प्रभाव पड़ता है। और अंतिम विशेषता लिख लेना, परिपक्वता जीवन पर्यंत चलती है, निर्धारित समय तक चलती है, निर्धारित समय तक। और अधिगम क्या चलता है, जीवन पर्यंत। तो परिपक्वता निर्धारित समय मतलब लगभग किशोर अवस्था तक ज्यादा चलती है, निर्धारित समय तक। और इसमें क्या जाएगा, निरंतर। ये समझ में आया कि नहीं आया देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। मतलब ईएमआरएस की जो साइकोलॉजी का सिलेबस है ना, उसमें तो क्या है कि अलग से डिटेल से डाल रखा है इसको है। अभ्यास अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता परिपक्वता पे, और उस पे प्रभाव पड़ता है, किस पे, अधिगम पे। क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट। गेसेल ने कॉन्सेप्ट दिया था मैच्योरिटी का, और जितनी भी चीजें लिखाई हैं सब परीक्षा में आई हुई है। इसलिए व्यक्तिगत कारकों में यदि कोई डिटेल से पूछ जाने वाला बिंदु है वो मैच्योरिटी होता है, तो परिपक्वता को आप पढ़ के जाइएगा बढ़िया तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यक्तिगत कारक पूरे को हो गए। एक ईएमआरएस में एक प्रश्न आया था जो जस्ट 2024 में आपकी हुई थी कि अधिगम को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो सबसे कम प्रभावित अधिगम को कौन करता है पता है क्या, अनुकरण करता है, इमिटेशन। बाकी सब करेंगे लेकिन अनुकरण इतना नहीं करेगा, करेगा लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसा परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको अनुकरण करके आना है। क्या लिंग का अधिगम पे प्रभाव पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। लिंग से भी अधिगम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कहता है लड़कियां ज्यादा, लड़के ज्यादा पढ़ते हैं, लड़कियां ज्यादा, लड़के ज्यादा सीखते हैं, लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं होता। लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता। लिख लो नोट डाल के नीचे, नोट, अनुकरण व लिंग अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है, या प्रभावित, अनुकरण सबसे कम प्रभावित, लिंग तो प्रभावित भी नहीं करेगा। अनुकरण और लिंग का अधिगम पे सबसे कम प्रभाव पड़ता है। अनुकरण व लिंग का अधिगम पे सबसे कम प्रभाव पड़ता है। अनुकरण और लिंग का अधिगम पे क्या पड़ता है, सबसे कम प्रभाव। लिख लिया, ओके, डन है, ठीक है। अब ये व्यक्तिगत कारक पूरे हो गए, अब हेडलाइन डालो शिक्षक संबंधी कारक। टीचर रिलेवेंट कारक कौन से होता है, इस पे 2 या 3 प्रश्न आए हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट बिंदु नहीं है, लेकिन खैर हमें पढ़ना पूरा। ये शिक्षक संबंधी कारक कौन से होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करता है, शिक्षक संबंधी कारक करेंगे प्रभावित, ये या नो, करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। हम्म, अरे शिक्षक का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसे प्रश्न आएगा कि जिसमें आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है।
तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है ना टीचर का, वो पड़ता है उसकी पर्सनैलिटी का और उसके प्रेजेंटेशन का। नॉलेज लर्निंग को इतना प्रभावित नहीं करेगा, करेगा कि एक टीचर को बहुत ज्ञान है लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका नहीं आता है, तो इतना प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन उसका पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है, तो वो क्या होता है फिर अधिगम आपका गजब होता है, बहुत शानदार होता है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट कारक, उसका लीडरशिप इंपॉर्टेंट, उसका कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट, उसकी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट। विषय वस्तु का ज्ञान इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं है। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि सबसे बढ़िया ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। तो शिक्षक संबंधी कारक में लिखो पहला बिंदु, शिक्षक संबंधी कारकों में लिखो पहला बिंदु, शिक्षक का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, शिक्षक का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब समझ रहे हो, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है ना फिजिकल वो कैसा है, वो नहीं है, मतलब उस व्यक्ति से आप कितना प्रभावित हैं, वो आपको कितना मोटिवेट कर रहा है, आप उसको किस रूप में देखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। और किसी को बहुत ज्यादा आप मानने लग जाते हो ना, तो वो टीचर आपको बहुत अच्छा, मतलब उसका पढ़ाने का तरीका चाहे नॉर्मल भी होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला कारक क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी प्रभावित करती है, मतलब उस टीचर के प्रति आपका नजरिया क्या है, आप उसको किस रूप में देखते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षक का व्यक्तित्व आ जाएगा पहले नंबर पे, फर्स्ट पर्सनैलिटी आ गई। दूसरे नंबर पे प्रेजेंटेशन, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण समझ गए ना आप, किस तरीके से पढ़ा रहा है वो। नॉलेज सबको हो सकता है लेकिन पढ़ाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत अच्छे से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आपको टच करते हैं। आप कई लोग देखना कि इतने अच्छे, नॉलेज इतना अच्छा होता है लेकिन पढ़ाया नहीं जाता उनसे, बोला नहीं जाता उनसे, तो वो आपको लर्निंग के लिए प्रेरित नहीं कर पाएगा, चाहे नॉलेज लिए बैठो, कोई मतलब नहीं, फर्क पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन दूसरा कारक होता है कि विषय वस्तु को डिलीवर करने का तरीका कितना अच्छा है। तीसरा, शिक्षक का संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बोलता कितना अच्छा है, आवाज कितनी अच्छी है, संप्रेषण कौशल, ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा। संप्रेषण कौशल। नेतृत्व, लीडरशिप का गुण, यदि टीचर में नेतृत्व समझ रहे हो ना, वो चीजें आपको अग्रिम होके बताता है, यार ऐसे करना चाहिए तुम्हें। एक तो होता है कि टीचर आपको पढ़ा देता है सिर्फ, एक वो लीडरशिप करता है, आपको एक दिशा देता है वो। तो जो आपके आगे होकर, अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर आपको पढ़ाएगा, मोटिवेट करेगा, वो नेतृत्व गुण है। तो नेतृत्व गुण जिस टीचर में अच्छा होगा, अधिगम अच्छा होगा, याद रखना। तो लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पे, विषय वस्तु का ज्ञान, कितना नॉलेज है आपको, विषय वस्तु का ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज प्रभावित करेगा। भाई नॉलेज नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझ रहे हो। आप अच्छा प्रेजेंटेशन भी तब कर सकते हो जो आपको उस सब्जेक्ट का ज्ञान हो, ज्ञान होगा तो आपको डर नहीं लगेगा, यार बच्चा कुछ भी पूछ लेगा, कोई डर नहीं है, बता दूंगा, समझा दूंगा। तो नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन नॉलेज इतना जरूरी नहीं है जितना कौन है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन। और 6 नंबर 7 में लिखना, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ प्रभावित करेगा टीचर का। अरे गुरुजी को दिमाग खराब हो है, पागल हुए गुरुजी, सनकी हुए, तो नेचुरल आपका भी हल्का हल्का होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो ना। फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा। तो ये सब शिक्षक संबंधी कारक हैं। यहां से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक ये पर्सनैलिटी वाला थर्ड ग्रेड में आया हुआ है, प्रेजेंटेशन ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है, ठीक है। और एक ये नेतृत्व वाला प्रश्न आया हुआ है। ये 3 बिंदु आए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट बिंदु नहीं है, फिर भी आपको रख के जाना है। तीसरा कारक, शिक्षक संबंधी कारक के बाद तीसरा, वातावरण संबंधी कारक। वातावरण कारक, 2 प्रश्न आए इस पे, रीट में आए हैं दोनों ही। देखो वातावरण 3 प्रकार का होता है, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, और तीसरा क्या है,
सांस्कृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण कैसे प्रभावित करेगा अधिगम। भौतिक का मतलब समझ रहे हैं आप, ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु। मॉर्निंग सेशन पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया होता है, सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें और पढ़ें। इस शाम का जो टाइम होता है आप कभी पढ़ के देख लेना, बहुत ज्यादा सेल्फ लर्निंग नहीं होता है। इस समय आपका टाइम ज्यादा दिमाग खराब होता है, ओवर थिंकिंग ज्यादा चलती है और चीजें बहुत चलती हैं। इसलिए या तो आप 12 बजे बाद पढ़ना, 11 बजे बाद तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सुबह 3 बजे के बीच में, 11 से 3, या मॉर्निंग में 3 बजे आप उठ रहे हैं, वो सबसे कम टेम्परेचर होता है उस समय। ठंडी जलवायु के लोगों का लर्निंग ज्यादा होता है, गर्म जलवायु का लर्निंग अपना सर्दी में जितना अच्छा अधिगम होता है उतना गर्मी में अधिगम उतना अच्छा नहीं होता है, नेचुरल है। अब जो टाइम आएगा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बेस्ट है पढ़ने के लिए, सबसे बढ़िया टाइम होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये लर्निंग के लिए बड़ा सबसे बकवास टाइम होता है, क्योंकि उमस होती है इस समय। अब गर्मी इतनी नहीं है, ये जो बादल हो रहे हैं इससे इम्यूनिटी हो रही है ना, इससे अपन ज्यादा पजल्ड हो रहे हैं, समझ रहे हो आप, उससे थकान जल्दी होती है। तो भौतिक वातावरण भी लर्निंग को प्रभावित करता है, मतलब ठंडा और गर्म। सामाजिक का मतलब क्या है, परिवार, विद्यालय, जैसे अभी ये रीट में आया प्रश्न है, विद्यालय कौन से प्रकार का कारक है, तो विद्यालय कौन से प्रकार का कारक है, सामाजिक कारक है, सोशल फैक्टर है, ये प्रभावित करेगा। परिवार है, समूह है, दोस्त हैं आपके, ये सब इसमें समाज, तो ये प्रश्न आया आज पूछ लेगा कि सामाजिक वातावरण में क्या आएगा। अब ये अच्छे नहीं है तो अधिगम भी अच्छा नहीं होगा। और सांस्कृतिक वातावरण में आपका जाते हैं रीति रिवाज, रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास, भाग्यवादी सोच, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लर्निंग को कमजोर कर देती हैं। कोई आदमी आपको ये बोल देता ना कि यार तुम्हारे परिवार में गवर्नमेंट जॉब लिखा हुआ ही नहीं है, इस लाइन के बोल देने से तुम्हारा विश्वास टूट के बिखर जाता है और तुम्हारा अधिगम खत्म हो जाता है। हाँ, तो वो बोलते हैं, धारणाएं होती हैं वो किसको बोलते हैं, धारणाएं, रूढ़ियां, बहुत सारी जगह होते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से इस एग्जाम्पल मेरे पास आते हैं, सर मेरे बार हमारे बारे में तो कहा था नौकरी लगेगी नहीं, और लग जाते हैं बच्चे। टूट गई, बोले सर गांव में ही पहली बार लगाऊं, ऐसे बोलने लग गए तो टूट गया। अब क्या हो गया भाई, वो यदि वो बच्चा कोशिश नहीं करता तो हमेशा बनी रहती वो धारणा, वो हर पीढ़ी चलती रहती। तो ये चीज धारणाएं हम लोग बना देते हैं कि इसके बच्चे तो लगेंगे नहीं। ऐसी चीजें आपके लर्निंग पावर को क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। आपके अंदर खुद के अंदर आ गया ना कि सर मेरी किस्मत में राजयोग नहीं लग रहा है, तो फिर आप पढ़ोगे भी तो भी अधिगम नहीं होगा आपका, क्योंकि आपके दिमाग में नकारात्मक धारणा बैठ गई। इसलिए कभी भी इन चीजों को बैठाओ मत, ये सब अनावश्यक फिजूल की बातें होती हैं। इसलिए प्रोग्रेसिव सोच जहां होगी वहां अधिगम अच्छा होगा। तो भौतिक वातावरण के नीचे लिख लो जलवायु का प्रभाव, यानी ठंडी जलवायु अधिगम के लिए अनुकूल होती है, गर्म जलवायु अधिगम के प्रतिकूल होती है। ठंडी जलवायु अधिगम के अनुकूल होती है, गर्म जलवायु अधिगम के क्या होती है, प्रतिकूल। ठंडी जलवायु अधिगम के अनुकूल होती है, गर्म जलवायु अधिगम के प्रतिकूल होती है। ठंडी जलवायु अधिगम के अनुकूल होती है, गर्म जलवायु अधिगम की क्या होती है, प्रतिकूल। बहुत सामाजिक वातावरण में क्या लिख लो, परिवार, विद्यालय, समाज, ये सब आ जाएंगे इसमें। समूह है, परिवार, विद्यालय, समाज, ये सब आ जाएंगे। परिवार अच्छा है, स्कूल का एनवायरमेंट अच्छा है, ठीक है, आपका समूह, दोस्त आपके अच्छे हैं, पड़ोसी आपके अच्छे हैं, ठीक है ना, ये सब बढ़िया है आपके, तो आपका अधिगम अच्छा होगा। और इनके बीच आपका अच्छा नहीं है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो आपका अधिगम कमजोर हो जाएगा। सांस्कृतिक वातावरण में क्या आएगा, रूढ़ियां, रीति रिवाज, परंपराएं, बंधन, लिखे ना, इसमें रीति रिवाज वगैरह आ जाएंगे, परंपराएं आ जाएंगी, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब सांस्कृतिक वातावरण में आते हैं, ये नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं आपको।
लिख लिया? डन, सभी ने लिख लिया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? पक्का? वेरी गुड। ये वातावरण संबंधी कारक है। नेक्स्ट, कार्य संबंधी कारक, टास्क फैक्टर। ये भी इग्नोर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कारक नहीं है। यदि मैं करवा रहा हूं, अपन रिस्क नहीं लेंगे, बट मतलब आप चाहो तो छोड़ सकते हैं कि कार्य संबंधी कारक कौन से होते हैं। टास्क संबंधी फैक्टर इजी सा है, कुछ नहीं है। कार्य आप ये समझ लो, से मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं आपको, तो साइकोलॉजी आपके लिए क्या है? कार्य है। क्या है ये? टास्क है। अब ये कैसे प्रभावित करेगा, इसको समझ लो, इस उदाहरण से समझ लो। इस कार्य की लंबाई ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आपका अधिगम अच्छा होगा या खराब होगा? खराब। इसलिए कई बार आप मोटी किताब को देखकर डर जाते हो, अरे नहीं पढ़ी जाएगी। हो सकता है वो आसान हो, लेकिन अपने माइंड में साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं। अपन पतली सी बुकलेट तुरंत पढ़ लेते हैं, और अब आने वाला टाइम जो होगा ना, वो तो अपना माइंड का ऐसा हो गया, अपनी स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, हमें हर चीज में छोटी शॉर्ट चीज चाहिए, तो हमें रील्स देखने की आदत पड़ गई है। आने वाले टाइम में बच्चों की कैपेसिटी 2.5-3 मिनट से ज्यादा बढ़ ही नहीं पाएगी। अब 1 घंटे का वीडियो बनाओगे, बच्चा देख नहीं पाएगा, बावड़ा हो जाएगा। वो कहेगा 2.5 मिनट में पढ़ाओ मुझे, 1.5 मिनट में पढ़ा दो, 20 सेकंड का वीडियो बना के भेजो मुझे, इसमें बताओ मुझे। बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर हमारा माइंड सेट वैसा ही बनता जा रहा है, आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन वैसे दे रहे हो। इसलिए आप देखना कि आप रील्स में खूब टाइम लगा देते हो, छोटी रील्स होती हैं, खूब टाइम देख लेते हो। वीडियोस नहीं होता, मैं 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, अगले दिन 1.5 लाख लोग देख लेते हैं उसको। 20 मिनट का वीडियो बनाया, उसको 30, 40, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, लास्ट में 5-7 दिन बाद में पहुंचता है। कैपेसिटी नहीं बची है अपने माइंड की। तो आपकी मोटी किताब पढ़ने की कैपेसिटी नहीं बची, आपका माइंड इंस्ट्रक्शन नकारात्मक देता है, नहीं 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 पार पड़ेगी भाई, इसलिए आप पतली पतली छोटी किताबों की तरफ भागते हो। तो ये अपना हैबिचुअल हो गया। तो लंबाई में आपको याद रखना है, लंबाई कम होगी तो अधिगम क्या होगा? अच्छा होगा। ज्यादा होगी तो अधिगम क्या होगा? खराब होगा। यहां मतलब इतना ही समझना है ना, आगे लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी आपके समझ में आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं, केवल इतना लिख लो, कार्य की लंबाई। लेंथ कम होगी अधिगम अच्छा होगा, लेंथ ज्यादा होगी अधिगम अच्छा नहीं होगा, बस इतना सा समझना है। कार्य की कठिनाई, डिफिकल्टी, बताओ इसका मतलब क्या होता है? क्या कठिनाई का मतलब? कार्य कठिन है, अधिगम अच्छा होगा ही खराब होगा? खराब होगा। डिफिकल्टी लेवल जहां जाएगा आप डर जाओगे भाई। जिन बच्चों के दिमाग में है कि मैथ कठिन है, मैथ नहीं आएगी, तो वो रोने लग जाते हैं मैथ के नाम से। कितने बढ़िया टीचर पढ़ा दो, बाकी धर्म ही क्यों नहीं आवा समझ में। उन्हें कठिन जो चीज लगने लग गई वो कठिन ही लगेगी बेटा जी, जबकि मैथ आसान है, सबसे आसान विषय मैथ है, क्योंकि उसमें जो चीजें जैसे होती हैं वैसे हो सकती हैं, बाकी में फिर हो जाएगा। लेकिन अपने दिमाग में पहले से बैठा हुआ, अपने समझ में आती नहीं है भाई, तो आप बेस्ट टीचर के पास पढ़ लो, मैथ आपको आएगी नहीं। कठिनाई लेवल प्रभावित करता है, तो कठिनाई ज्यादा होती है अधिगम कम होगा, कठिनाई कम होगी अधिगम क्या होगा? अच्छा होगा। तो अपनी भाषा में लिख लो आप इन चीजों को। कठिनाई के बाद कार्य की रोचकता, इंटरेस्टिंग। रोचकता क्या होती है बताओ? रुचि नहीं होती, इंटरेस्टिंग। अपन इंटरेस्टिंग कहते हैं कि यार ये इंटरेस्टिंग है यार बिंदु, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। जो मूवी आपको बांध के रख देती है 2.5 घंटे, पता नहीं चलता, आप खो जाते हो उस पूरी मूवी में, एक एक चीजें याद रहती हैं। और कई मूवी आप देखने जाते हो और आपको ऐसा लगता है यार, सो जाते हो आप। बोरियत जहां होगी वहां दिगम कम होगा। जहां इंटरेस्ट रोचकता बन जाएगी ना, मजा आ रहा है सर, क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। जहां मजा आ रहा है वहां आप थकोगे नहीं, वहां दिगम अच्छा होगा। तो विषय वस्तु कोई भी टॉपिक जो है, जो आपको बोरियत भरा टॉपिक लगेगा, वो सबसे कम समझ में आएगा, और जो सबसे अधिक रोचक इंटरेस्टिंग लगेगा वो आपको सबसे ज्यादा समझ में आता है। तो रोचकता अधिगम को बढ़ा देती है, और रोचकता ना होने पर अधिगम कमजोर हो जाएगा। उपयोगिता, यूटिलिटी, कैसे बताओ? बढ़ाएगी अधिगम को? कैसे?
अरे मैंने कहा कि साइकोलॉजी आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, थर्ड ग्रेड से लेकर आरएस मेंस तक पढ़नी पड़ती है। बेटर है मैंने आपको समझा दिया यार, इसको ढंग से पढ़ लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो। अब आपके दिमाग में अगर इसको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। अब आपके दिमाग में जब कोई चीज की ये बन जाती है ना, मेरे लिए बहुत उपयोगी है, इसको तो मुझे समझना ही है, तो आपकी सीखने की गति बढ़ जाती है। और आपको मैं कोई पार्ट बताता हूँ कि यार ये इंटरेस्ट, ये उपयोगी नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी सीखने की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिस पार्ट को आप ये मानते हो ना कि मेरे लिए बहुत जरूरी है, उस पार्ट में आपका बहुत ज्यादा लर्निंग बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो पीटीआई वाले बच्चे हैं, पीटीआई के साइकोलॉजी कुछ 70 नंबर के आसपास आएगी, तो उनके लिए जीवनदायी नहीं है मान लो, तो उनको दिमाग में लगेगा यार इसको अच्छे से कवर करना है भाई, ये बेस्ट है अपने लिए। क्योंकि उनके 2 पेपरों में आती है, सब्जेक्ट में भी आती है और जनरल जीके पेपर में भी आती है। तो उनके लिए अपना आप ही हो गया कि यार इसको तो ढंग से कवर करना है, इसका कुछ नहीं छोड़ना अपने को। तो उपयोगिता जहां ज्यादा होती है वहां अधिगम अपने आप क्या होता है, बढ़ जाता है। और अंतिम एक समानता, कार्य की समानता। समानता समझ रहे हो, इक्विलिटी। कोई चीज आपने पहले से कर रखी है और वैसी चीज आपसे पढ़ी हुई चीज दोबारा आ रही है तो आपको इजी लगेगी। और वो एकदम से नया होता है, तो जैसे एक बच्चा था वो बोल रहा सर मैं पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं, तो मन तो कौन समझ में आ रही है कि शब्द के ही, तो आपको दिक्कत होती है, आपका माइंड उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। साइकोलॉजी में अच्छा नहीं कर पाने का रीजन है आपके दिमाग में होता है मैंने तो पढ़ी नहीं कभी, ये वर्ड्स ही कहां से आ रहे हैं, सुने ही नहीं मैंने। तो आपका दिमाग उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। होता है ना कि आप जब नए आदमी से मिलने जाते हो तो आप बड़े असहज महसूस करते हो, आप सहज नहीं हो। और आपका एक दोस्त कहता है यार मैं भी चलूंगा, मैं मिलूंगा तेरे को वहां, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि आप उसको जानते हो, जानी पहचानी जगह आपको आत्मीयता लगती है। तो वही चीज है, कोई कार्य आपने कर रखा और वैसा ही कार्य दोबारा आपके लाइफ में आ रहा है तो आपकी सीखने की गति बढ़ जाती है। और जो जानते ही नहीं हो आप जिसके लिए, तो वो आपके लिए क्या करता है, असहजता पैदा करता है। तो समानता भी कार्य की लर्निंग के लिए उपयोगी है। तो एक कार्य संबंधी कारक है। प्रश्न आज तक कोई आया नहीं है, बट फिर भी आए तो इजी सा बिंदु देख लेना। हेडलाइन डालो संगठन संबंधी कारक। संगठन संबंधी कारक, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर कौन से होता है, संगठन संबंधी कारक किसको बोलते हैं अपन, बताओ। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न नहीं है, बट फिर बताओ। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बैठने की व्यवस्था बढ़िया हो, खुली खुली व्यवस्था हो, पानी पीने की, शौचालय की, ऊपर एसी लगी हुई है, इसकी कितनी ठंडी हवा आ रही है, ये है। आप लोग बातें नहीं कर रहे हो, बड़ा डिसिप्लिन से बैठे हो, मेरे से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, मेरे और आपके बीच रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, टाइम टेबल बहुत अच्छा है हमारा, ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर होते हैं। टाइम टेबल अच्छा नहीं होगा, अधिगम अच्छा नहीं होगा। आपकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं होगा, अधिगम अच्छा नहीं होगा। ये जो भौतिक सुविधाएं अच्छी नहीं होगी, अधिगम अच्छा नहीं होगा। मेरे और आपके बीच रिलेशनशिप नेगेटिव है, मतलब आपको मेरे को देखकर अच्छा नहीं फील नहीं होता, कुछ भी नेगेटिविटी है मेरे लिए, तो आपका अधिगम अच्छा नहीं होगा। मेरे को देखकर आपको पॉजिटिविटी आती है, अधिगम बहुत अच्छा होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर होते हैं। तो लिख लो संगठन संबंधी कारक में क्या क्या आता है। अनुशासन, डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। टाइम टेबल, समय सारणी, टाइम टेबल अच्छा है, अधिगम अच्छा होगा। अध्यापक छात्र के मध्य संबंध, हमारे और आपके बीच रिलेशनशिप कैसे है। अनुशासन, समय सारणी, टाइम टेबल, अध्यापक छात्र संबंध, निर्देशन व परामर्श, निर्देशन व परामर्श, और क्या बोला मैंने, भौतिक सुविधाएं, मतलब बैठने बैठने के लिए सब भौतिक सुविधाएं, फिजिकल जो फैसिलिटीज है वो सब इसमें आ जाएंगे, भौतिक सुविधाएं।
लिख लिया। ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म फैक्टर होते हैं। इससे प्रश्न नहीं आता फिर भी हल्का सा देख लेना। अब अंतिम बिंदु लिखेंगे आप, अधिगम को प्रभावित करने वाले विधि संबंधी कारक। विधि कारक, इसमें देखो दो टाइप के पार्ट हैं। एक तो अपनी जो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी साइकोलॉजी चलती है, उसमें इसके पार्ट विधियां बता रखे हैं। एक तो ये पढ़नी है, एक नॉर्मल जो विधियां होती हैं वो अपने को पढ़नी है। ठीक है, दोनों ही प्रकार की विधियां पढ़ा रहा हूं, अपन एनसीईआरटी को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो विधि संबंधी कारक में एक तो 3 प्रकार की विधियां पढ़नी है आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना भी। एक होता है विराम और अविराम विधि। विराम का मतलब होता है स्पेस्ड, अविराम का मतलब होता है मेस्ड। पहली विधि लिखोगे आप विराम अविराम विधि, स्पेस्ड और मेस्ड। क्या होती हैं बताओ आप? विराम किसको बोलते हैं, अविराम किसको बोलते हैं? है? विराम का मतलब है रुक रुक के पढ़ना। आपको बहुत सा तरीका बता रहा हूं, यदि आपको लग रहा है कि सर मेरे याद कम हुआ है, भूल जाता हूं, आप जब भी पढ़ो 50 मिनट लगातार पढ़ो आप। जब आपको लग रहा है तो 20 मिनट बढ़ा दो, 1 घंटा बढ़ा दो, आपको लग रहा है कि मैं लगातार सीख रहा, फिर आप 5 या 7 मिनट का अंतराल दो, उसमें मोबाइल मत देखना। बस जो आपने 50-55 मिनट पढ़ा है उसको आंखें बंद करके और माइंड में सोच लो एक बार, वहां से शुरुआत हुई थी, चीजों को एकदम से दिमाग में रिपीट कर लो उसको। आप कभी भूलोगे नहीं उस चैप्टर को। आपने क्या हुआ, अंतराल दिया, अंतराल देते आपने व्हाट्सएप ऑन किया और आपने उसमें 5 इंफॉर्मेशन देख ली, वो तुम्हारे उसको जो पढ़े हुए को और खा जाएगा, याद रख। विराम का मतलब है एकदम शांत बैठ जाओ और सोचने लग जाओ। मैंने बहुत यूज किया है इसका, जबकि मेरी पढ़ाई, मेरी तो सिटिंग बहुत गजब की थी। मतलब मैं 9-9 घंटे लगातार बिना उठे ही पढ़ सकता था। पढ़ने के दौरान फोन नहीं था, बड़ा फायदा था। ठीक है, तो जैसे ही 1 घंटे एक चैप्टर पूरा किया, 1.5 घंटे चैप्टर किया, फिर उसके बाद उस किताब को बंद कर दी और उसको रिवाइज करना शुरू कर दिया मन ही मन में। ये हमेशा होता था, इसलिए वो टॉपिक कभी भूला ही नहीं मैं कोई चीज को जिसको पढ़ा मैंने। आप क्या कर रहे हैं कि आपने अविराम विधि का प्रयोग किया, आपने एक चैप्टर इस किताब का उठाया, सभ्यता पढ़ी, फिर साइकोलॉजी का एक खोला, फिर ये खोला, मतलब उसमें अंतराल नहीं दे रहे हो आप, लगातार बदल रहे हो, तो पहले वाला दबता जाएगा। आप हर 1 घंटे में 5 या 7 मिनट का अंतराल दीजिए और उस टॉपिक के बारे में माइंड में चिंतन कीजिए। बहुत अच्छी विधि है, विराम अधिगम को बढ़ा देगी, अविराम अधिगम को कमजोर कर देगी। इसलिए कोई कहता है कि मैं 18 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं, मैंने कहा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजिकल तरीके हैं, इनका हमेशा यूज करो। तो विराम समझ में आ गया, विराम समझ में आ गया। इसमें लिखाने की जरूरत है क्या कुछ? कोई जरूरत नहीं है ना, नाम से लग रहा है। विराम में मतलब अपन रुक रुक के पढ़ते हैं, और अविराम में अपन क्या पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। आपको कौन सा तरीका बेटर होगा अधिगम के लिए, तो आपको लिखना है विराम बेटर होता है, बस ये समझ लेना है, माइंड में समझ जाओ तो बेटर। और आगे लिखना चाहो तो अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख लेना कि अविराम की अपेक्षा कौन सी बढ़िया होती है। विराम अधिगम के लिए ज्यादा अच्छी होती है। विराम का मतलब क्या हो गया, अपन रुक रुक के पढ़ेंगे, और अविराम का मतलब है अपन लगातार पढ़ेंगे। दूसरी विधि है पूर्ण और आंशिक। पूर्ण का मतलब क्या है, हॉल एंड पार्ट का मतलब क्या है? पूर्ण का मतलब है तो सब कुछ पढ़ रहे हो, A to Z। और आंशिक बड़ा सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीका है। आपने सिलेबस का प्रिंट आउट लिया, सिलेबस के एक टॉपिक के टुकड़े किए, जैसे मैं आपको बता जा रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ऐसे पूरा डिवाइडेशन किया तुमने कि ये कोर ग्रुप के टॉपिक हैं, ये बी में आएंगे, ये सी में आएंगे, सी को अपन छोड़ भी दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पूरा डिवाइडेशन किया तुमने दिमाग में, पूरे सिलेबस को टुकड़ों में बांट लिया, और फिर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी तुमने उसको ढंग से तैयार कर लिया, बाकी को नॉर्मली देख लिया आपने। ये होती है आंशिक विधि। और पूर्ण विधि क्या होती है,
जब तुमने हर चीज के रट्टे मार रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि भाई यहां से आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, बस राम भरोसे चल रहे होते, ये कभी भी अच्छा मेथड नहीं होता है। सिलेक्शन होता है शॉर्ट पार्टली पढ़ने से। वो पढ़ो जहां से चीजें बनती आती हैं। आपको कभी भी पूरा नहीं पढ़ना होता। आप ये सोच लोगे पूरा पढ़ लूंगा सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होना पूरा पढ़ने सिलेक्शन। पूरा पढ़ ही नहीं सकते आप, पूरा याद नहीं रख सकते, कभी नहीं याद रख सकते। आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, तो इस टॉपिक में सबसे कोर पार्ट क्या है, ये जरूर पढ़ना है, बाकी छोड़ दूंगा, कचरा भी बहुत सारा होता है, छोड़ दिया मैंने आप कढ़ाई की व्यक्तिगत कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए, उनको ढंग से समझना भाई। बाकी को नॉर्मली देख लिया देख लिया, न देखा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर्सन ऐसा आएगा ऑप्शन देखते समझ में आ जाएगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फर्क पड़ेगा। ये चीज दिमाग में पार्ट पालो। तो इसमें से बेस्ट कौन सी है, समझ में आ गया। पूर्ण में सब कुछ पढ़ते हैं, आंशिक में टुकड़ों में विभाजित करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को तैयार करता है। तीसरी विधि है शाभिप्राय ऑब्लिक प्रासंगिक। शाभिप्राय का मतलब क्या होता है, आपा बोला इंटेंशनल, इंटेंशनल, और प्रासंगिक मतलब इंसिडेंटल हो है। एक वह इंटेंशन के साथ करना, एक वह इंसिडेंट के साथ करना। समझ में आई की बात। अरे थे कई बार बोलो कि सर भी कोई इंटेंशन गलत हो, वो इंटेंशनली कर रहे हो, लड़कियां बहुत बोल रहे हैं वर्ड ने। इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशनली कर रहा है मतलब वो चाह रहा है, वो चीजें जबरदस्ती कर रहा है, वो उसका ऑब्जेक्टिव, उसमें उद्देश्य है उसका। और इंसिडेंट का मतलब होता है कई बार अपन अचानक से हो जाता है, अपन करना नहीं चाह रहे थे, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई लड़का लड़की बगल में से निकल रहा है, उसका हाथ गलती से छू गया, अब वो बेचारा गलती से हो गया उसका, लड़की ने चाहे उसका नेगेटिव अर्थ निकाले, उसके दो झपाटे लगा दिए। और एक होता है आप शक्ल देखते पता चल जाएगा, जिसका गलती से हाथ लगाना, उसके चेहरे के रिएक्शन ही अलग होंगे, मतलब वो डर जाएगा एकदम से। और जिसने इंटेंशन लगाया ना, वो अंदर ही अंदर मुस्कुराएगा, उसकी एक बहुत गंदी मुस्कान चेहरे पे दिखेगी। ये साइकोलॉजिकल होता है। तो इंटेंशनल का मतलब समझ में आया, अभिप्राय है उसमें, उद्देश्य है उसका, वो चाह रहा था वो चीज। और इंसिडेंट मतलब वो हो गई, वो चाह नहीं रहा था, अचानक से हो गया। ठीक है। बेटर कौन सा होता है, लर्निंग में कौन सा बेटर होगा। अरे थे एक तो उद्देश्य के साथ सीखो कि सर मेरे को पढ़ना है, और एक अचानक से हो गया, तो ये भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे आप। जिसको अभिप्राय जिसमें जुड़ गया ना, अर्थ जिसमें जुड़ गया, उसको कभी भूलोगे नहीं। तो अभिप्राय का मतलब क्या हो गया, उद्देश्य के साथ। और इंसिडेंट का मतलब क्या है, घटना विशेष, अचानक से। समझ गए। अरे आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी है, 10 दिन हो गए गाड़ी खड़ी हुई, उस गाड़ी के नंबर ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, वो इंसिडेंटल है, क्योंकि वो सामने निकलते हो देखते हो नंबर याद हो गए। एक तुम्हें अपनी गाड़ी के नंबर याद करके बताने हैं किसी को बार बार, तो उसमें तुम्हारा उद्देश्य जुड़ गया, तुम उसको लंबे टाइम तक जिंदगी में नहीं भूलोगे। समझ गए आप, वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो वो अभिप्राय है। तो ये 3 एनसीईआरटी की विधियां हैं, तो इनको याद रखना, कौन सी बढ़िया कौन सी खराब है, तीनों एनसीईआरटी में है। अब सामान्य विधियां कौन सी हैं वो लिख लो। सामान्य विधियों में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इस पे किसने बल दिया था, किल पैट्रिक ने बहुत चर्चा की इसकी, मेथड्स में भी आपके आता है, किल पैट्रिक ने बहुत बात की है इसकी। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। क्या होता है करके सीखना, सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है लर्निंग बाय डूइंग। जब आप चीजों को स्वयं करके सीखते हो, बेहतरीन तरीके से सीखते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि नोट्स कभी भी किसी दूसरे के मत लेना, खुद के बनाना। किसी भी चीज के यदि शॉर्ट नोट्स तैयार करो ना, खुद के तैयार करो। और शॉर्ट नोट्स हमेशा तैयार करो। 20 पेज का चैप्टर है, उसका 1 पेज आपका नोट्स, शॉर्ट नोट्स होना ही चाहिए आपके पास, हमेशा होना चाहिए शॉर्ट नोट्स।
वो आपके लंबे टाइम याद रहेगा क्योंकि आपने खुद किया है और आपके दोस्त ने कहा मैंने तैयार कर रखे हैं मैं दे दूंगा, उसके कभी काम नहीं आएंगे तुम्हारे। नोट्स, शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद के होने चाहिए। तो लर्निंग बाय डूइंग हमेशा सबसे इफेक्टिव तरीका है। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, बाय ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण करके सीखना, इसे वाटसन ने बल दिया था। हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। क्या करते हैं? दूसरों को देखकर सीखते हैं, निरीक्षण करके सीखना है। संगीत, नृत्य, अभिनय हमेशा दूसरों को देख के सीखा जाता है, निरीक्षण करके सीखना। इसको प्रेक्षण भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। प्रेक्षण या निरीक्षण एक ही वर्ड होता है, बाय ऑब्जर्वेशन होता है, बाय ऑब्जर्वेशन। दूसरे क्या कर रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ये बाय ऑब्जर्वेशन है। तीसरा है लर्निंग बाय डूइंग हो गया, बाय ऑब्जर्वेशन हो गया, तीसरा निरीक्षण हो गया, परीक्षण करके सीखना, बाय एक्सपेरिमेंट। इसे विलियम वुंट ने बल दिया था। प्रयोग करके सीखते हो आप चीजों को। प्रयोग करके सीखना, गर्मी का ठोस व तरल पदार्थों पे क्या प्रभाव पड़ता है आपने खुद प्रयोग कर लिया, भूलोगे नहीं। केस स्टडी आपने किसी बच्चे की खुद कर ली, कभी भूलोगे नहीं केस स्टडी क्या होती है। सोशियोमेट्री आपने खुद कर लिया, कभी नहीं भूलोगे। ये बीएड में आपसे करवाए जाते हैं, आप करते नहीं हो ये चीजें। विलियम वुंट ने दिया है परीक्षण। ये नाम नाम देखने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये बाकी विधियां आगे आएंगी भी। चौथी है सामूहिक विधि द्वारा सीखना, सामूहिक विधि द्वारा सीखना। सामूहिक विधि इसका कोई पर्टिकुलर प्रतिपादक नहीं है, बट ये पीटीआई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न 2018 में। आरपीएससी पीटीआई में एक प्रश्न आया था कि कौन सी अधिगम विधि सामूहिक होती है। तो सामूहिक कौन सी होती है? सेमिनार, कार्यशाला, वाद विवाद, ये सामूहिक विधियां होती हैं। तो लिख लेना इसके आगे, सेमिनार आया हुआ था, सेमिनार, कार्यशाला, वर्कशॉप। सेमिनार, कार्यशाला, वाद विवाद। सेमिनार है, कार्यशाला है, वाद विवाद है, ये सब कौन सी विधियां होती हैं? सामूहिक विधियां होती हैं। लिख लिया? अंतिम विधि है मिश्रित विधि द्वारा सीखना, मिश्रित। इसका भी पर्टिकुलर कोई प्रतिपादक नहीं है, वैसे याद रखना, मिश्रित विधि द्वारा सीखना। मिश्रित विधि क्या होती है बताओ? अरे एक तो मैंने कहा संपूर्ण सब कुछ पढ़ लो, एक होती है आंशिक, और मिश्रित विधि होती है मिला जुला रूप। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका होता है कि मैं ये देखूं कि यार जो चीज मुझे संपूर्ण पढ़नी है वो तो संपूर्ण पढ़ ली, कई टॉपिक हैं वो आंशिक पढ़ने वाले होते हैं, वो आंशिक पढ़ ली, समझ रहे हो? मिला जुला रूप ये होता है हमेशा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, आप ये देख लो जीके में सब जगह जहां से प्रश्न आता ही आता है। अब आजकल करंट में एक बिंदु हो गया कि खेल खिलाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु हो गया। अब खेल खिलाड़ी में जितने इवेंट्स होते हैं वो आपको सब ढंग से पढ़ने चाहिए। नेशनल लेवल या राज्य स्तरीय गेम है ना, राष्ट्रीय जो स्तरीय गेम है वो भी आपको देख के जाने पड़ते हैं कि इंपॉर्टेंट हो गया। एक अंतरिक्ष, इसरो से रिलेवेंट जितनी चीजें हैं वो पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उनसे प्रश्न आता है तो आपके दिमाग में फिर उनसे जो टॉपिक पूर्ण पढ़ने वाला है वो पूरा पढ़ लिया, और जो आंशिक पढ़ने वाला पता है कि योजनाएं जितने भी आ रही हैं अब करंट की आती हैं, तो बजट की जो लेटेस्ट घोषणाएं हैं या वर्तमान सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमें पढ़नी है। फ्लेक्सिब योजनाएं, पुरानी फ्लेक्सिब योजनाओं को छोड़ दो, उनसे प्रश्न नहीं आएंगे, तो उसका आंशिक पार्ट पढ़ लो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन से पार्ट को अपने को पूरा पढ़ना है, कौन से को आंशिक पढ़ना है। तो इस विधि में अपन क्या करते हैं, पूर्ण और आंशिक दोनों का मिला जुला रूप पढ़ते हैं। ये विधियां संबंधी कारक हो गए, हल्का सा देखना है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक छोटा सा बिंदु अपन आज और पढ़ लेते हैं, अधिगम के उपागम। जहां से सिद्धांत निकलेंगे मैं अधिगम के उपागम समझा देता हूं। एक प्रश्न यहां से आया हुआ है, हेडलाइन डाल लो, अधिगम के उपागम। उपागम का मतलब होता है अप्रोच, अप्रोच ऑफ लर्निंग। अधिगम के उपागम क्या होता है?
किसको बोलते हैं अप्रोच? उपागम किसको बोलते हैं अपन? समझना इसको, अच्छा बिंदु है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपके। पहली चीज, आपसे एग्जाम में आरपीएस में प्रश्न पूछा गया, अधिगम के उपागम किसने बताया? आपने कहा कि सर फेरेंस मर्टन ने बताया। किसने बताया? फेरेंस मर्टन ने क्या बताया अधिगम के उपागम? ये कहता है अधिगम के 3 उपागम होते हैं। एक होता है तल, एक होता है नीतल, एक होता है वरक इथिक यानी कार्यनीतिक उपागम। अधिगम के उपागम किसने बताए हैं? फेरेंस मर्टन ने। कितने बताए हैं? 3। तल, नीतल, कार्यनीतिक। तल का मतलब है बॉटम, नीतल का मतलब है इंटेंसिव, वर्क इथिक। ये 3 अप्रोच हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में इतना ही पूछा गया है कि किसने बताया? आपने कह दिया सर फेरेंस मर्टन ने बताया। तल क्या होता है, नीतल क्या होता है, वर्क इथिक क्या होता है? तीनों समझ लो, बहुत इजी से है। बॉटम, ये उपागम ये कहता है कि मुझे तो केवल सूचनाएं लेनी है, जो विषय वस्तु आ गई मैं उस विषय वस्तु को रट लूंगा बस, मुझे समझने से कोई मतलब नहीं है। वो उपागम कौन सा होता है? तल। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी मन तो रटनो है, नहीं, इससे भी आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। नीतल का मतलब होता है, बच्चा कहता है सर मन तो हर चीज समझनी है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब चीजें समझने वाली होती नहीं है। आपके एक टॉपिक आएगा इंटेलिजेंस, वो रटाफिकेशन वाला टॉपिक है, फैक्चुअल टॉपिक है, प्रश्न गलत होगा ही नहीं, मैं जो बताऊंगा वही आएगा, फिक्स है, वो जो बताऊंगा वही आएगा, प्रश्न एक भी बाहर नहीं आएगा, फैक्चुअल है। वहां आपको रटना ही है, समझना कुछ है ही नहीं उसमें, तो वहां रट के भी काम चला जा सकता है। जहां समझ, अधिगम जैसे अभी टॉपिक चल रहा है, समझने वाला है, इसको समझो हर चीज को, ये बहुत काम आएगा। ये कहता है केवल समझना है, रटना ही नहीं है, मुझे हर चीज को गहराई तक जाना है। और यू है स्मार्ट, आजकल गवर्नमेंट नौकरी हो टाबर लगे, ये गवर्नमेंट नौकरी लगता है, ये वो बच्चा है, ये राजकीय दुल्हा है। ये क्यों है राजकीय दुल्हा? क्यों? समझदार है यो, समझदार समझो, समझदार किन बोला हम? आप सब लोगों में से 80% बच्चे बेवकूफ हैं। कितने बताए मैंने? 80% है वो। लेकिन मानी इस चीज को एहसास को नहीं, माने पूछ ले खड़े होकर कि बेक ना, और समझदार हूं। 80% कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे बेवकूफ होते हैं। ये चीज फीड करके रखें दिमाग में। आपको लगता है कि सर कंपटीशन बढ़ गया है, गवर्नमेंट जॉब के प्रति रुझान बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन बेवकूफीपन उतना ही उसी गति से बढ़ा है। कोई भी कंपटीशन में जितनी भीड़ होती है उसमें आप मान के चलना उतना ही बड़ा रेशियो बेवकूफीपन का होता है, उतनी ही बड़ी गलतियों का होता है। ये हमेशा याद रख, कभी भी ये मत सोचना कि सर इस एक वैकेंसी में 50 लोगों के बीच लड़ाई है, सर इसमें एक पे 150 पे लड़ाई है, सिलेक्शन इसमें आसान, रेशियो निकाल लेना। संस्कृत शिक्षा विभाग में मैंने आपको बताया कि 2-2 पोस्टों में अरबिक का मायने एक पोस्ट पर 2000 के बीच में लड़ाई हुआ है। अरबी का मायने ए का टाबर लाग जा, बहुत ज्यादा वो मतलब टाइम भी हो गया उनको, और वैसा लग नहीं रहा था, उनको भी विश्वास नहीं था, और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ये हमेशा होगा, जितनी बड़ी पोस्टें ज्यादा होंगी उतने ही सिलेक्शन के चांस कम होते हैं, क्योंकि जनता बेवकूफ भरी पड़ी है। तुम आज भी संख्या देख के पढ़ाई करते हो, गलतियों का तुम्हें पता नहीं, गलतियां क्या कर रहे हो, पढ़ने के तरीके तुम्हें आते नहीं है, तुम एक ही सिस्टम अपनाए हुए हो, इसलिए तुम किसी एक भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो पाते हो। तुम साल में 4 भर्तियों की तैयारियां करते हो और तुम भटके हुए रहते हो, तुम 4 बार कंटेंट चेंज करते हो। मैं कहता हूं कभी मत चेंज करो, एक ही कंटेंट रखो, उसी को बेटर बनाते जाओ, जो गलतियां तुमने की उनको सुधारते जाओ, प्रैक्टिस को अपनी गजब करते जाओ, रिवीजन कैपेसिटी को बढ़ा दो, 3 की जगह 5 बार कर दो, सिलेक्ट करवा जाएगा आपको।
आप इतने उलझे हुए हो कि 2 महीने एक की कर ली, फिर 2 महीने एक में कर ली, 2 महीने एक में कर ली। इतने विभाजित व्यक्तित्व बन चुके हो तुम, और तुम्हें लग रहा है कि सर कंपटीशन मुश्किल हो गया। कंपटीशन मुश्किल नहीं है, कंपटीशन बहुत आसान है। आज और ज्यादा आसान है, 2 साल बाद में और ज्यादा आसान होगा। वैकेंसी घटती जाएंगी और कंपटीशन वैसे बढ़ते जाएगा, लेकिन सिलेक्शन आसान होते जाएंगे, क्योंकि तुम गलतियां करते हो, तुम बेवकूफ हो और बेवकूफियां करोगे। वर्क इथिक ये कहता है कि मुझे जहां फायदा रटने से वहां रट लूंगा, जहां फायदा समझने से वहां समझूंगा। मेरा उद्देश्य इस एग्जाम में रैंक लेके जानी है भाई, मन तो सिलेक्शन लेना है, और जो चीज मेरे सिलेक्शन में योगदान देगी वो वही तरीका अपनाऊंगा। इसको वर्क इथिक बोलते हैं। ये गवर्नमेंट दूल्हा है, यही लगेगा, ये नहीं, दोनों ही नहीं लगेंगे, ये भी रह जाएगा, ये भी रह जाएगा, दोनों ही भटकते हैं। अब आप इनमें से ही हो कोई ना कोई में। ये जो है, ये वाले सब लगते हैं नौकरी, ये सब नौकरी लग जाएंगे, छोटी बड़ी सब नौकरी, ये तीसरी कैटेगरी वाले बच्चे लगते हैं। ये कहता है 3 उपागम है ये सीखने के। ये कह रहा है रट लो ऊपर ऊपर से, ये कह रहा है समझ लो गहराई तक, और ये कह रहा है जहां समझने की जरूरत पड़े वहां समझो, जहां लर्निंग की जरूरत पड़े वहां सीखो। मेरा उद्देश्य परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करना है, इस पे काम करता है। और इन तीनों उपागम से 3 विचारधाराएं निकलती हैं, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। वो आपकी इस टॉपिक का कोर पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखो ही, लिख लिया आप लोगों ने? इसके नीचे हल्का सा लिख लेना। तल का मतलब है चीजों को केवल रट लेना, सूचनाओं को रट लेना। तल उपागम क्या होता है? सूचनाओं को रट लेना, मतलब इंफॉर्मेशन लेना है, कलेक्ट करता जा, भरता जा। कोई बच्चा हमें तेला नोट्स दे दे, मेल तेला नोट्स दे दे रहे, और ये कोचिंग वाला दे दे रहा है, टास्क वाला दे रही है, और भी जोर का दे रहे हैं। अरे यार ए छोड़ दूं, प्रिंटेड है, ले लूं रे, और हस्तलिखित आए, और भी गजब का है, और हम बहुत गजब को फील आ रहे हो, ले ले। अरे कोई प्यार थोड़ी कर रहे हो जो फील ले रहे हो हर चीज के। मैंने हद कर रहे हो भाई। मैंने अपनी जिंदगी में किताब चेंज नहीं की, आपको बताऊं। जिस पार्ट के लिए जो किताब पढ़ी, मैंने उसी किताब में कोई नई चीज आ गई, कोई नई किताब, कोई नया प्रश्न आ गया, मैंने उससे जो डिटेल निकाली और उसी किताब में ऐड कर दी उस चीज को। बदले ही नहीं, कंटेंट बदला नहीं, कॉन्फिडेंस बना रहा हमेशा। बदलो मत चीजों को बार बार, पॉसिबल ही नहीं है सिलेक्शन। तो तल में केवल सूचनाएं लेनी, नितल में क्या लिख लोगे? समझने, गहराई तक समझना है। क्या करना है? गहराई तक समझना है, गहराई तक समझना है। और वर्क एथिक में क्या समझोगे आप? इसमें लिख लो, तल और नितल दोनों का बारी बारी से प्रयोग, तल और नितल दोनों का बारी बारी से प्रयोग, क्योंकि इसका उद्देश्य परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करना है। क्योंकि इसका उद्देश्य परीक्षा में क्या प्राप्त करना है? अधिकतम अंक प्राप्त करना है। आ गया समझ में? ये तल नितल वर्ग समझ में आ गए? इन तीनों से आपके 3 कॉन्सेप्ट निकलते हैं, जिनको बोलते हैं अपन व्यवहारवाद। ये यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, और तीसरा क्या है? निर्मितवाद। ये तीन इन तीनों से निकलते हैं। ये आपके टॉपिक की जान है, ये देख लो आप। सर व्यवहारवाद क्या होता है? व्यवहारवादी किस बात की बात करते हैं? आईपी पावलोव, स्किनर, सीएल हल, थॉर्नडाइक, गुथरी, ये सब व्यवहारवादियों पढ़ेंगे। व्यवहारवादी कहते हैं वही चीजें, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को ज्यादा ये अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करेगा। ये बाहरी रूप से इंफॉर्मेशन को लेता है। ये कहता है एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है। ये कहता है बच्चे के व्यवहार को देखकर अपना भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये कहता है बच्चा जन्म के समय कुछ नहीं लेके आता, लेकिन हम अनुभव से उसके व्यवहार को बदल सकते हैं। ये जो कॉग्निटिव अप्रोच है संज्ञानवाद, ये कहता है सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? मानसिक क्रियाओं का।
ये कहता है बच्चे का मन कंप्यूटर है। तो ये मानसिक क्रियाओं को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता है। और तीसरा आपका निर्मितवाद है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये निकला इसी से है। व्यवहारवाद में चीजों को आप देख रहे हो, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो। बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं कि मैं आपको देख रहा हूं और आपके देख के आपके बारे में आपको बता सकता हूं कि तुम क्या करोगे। मतलब ये व्यवहार के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। ये बाह्य व्यवहार की बात कर रहा है। ये कह रहा है इन्वायरमेंट ताकतवर चीज है, इन्वायरमेंट आपको बदल देगा। तो ये व्यवहारवाद है। संज्ञानवाद कहता है नहीं, वातावरण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानसिक क्रियाएं, आंतरिक क्रियाएं। आपका विकास अंदर से होता है। आप जो जन्मजात चीजें लेके आए वो तुम्हारे जीवन बदलेंगी। तो इसने मानसिक क्रियाओं को इंपॉर्टेंट मान लिया। और निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक पर्सन भी इस पे आते हैं, सबसे छोटा है। ये कहता है कि जो चीज तुमने सीखी है, जो भी तुम सीख रहे हो, उसमें आप पूर्व ज्ञान से तुलना करके उसका एक निर्माण करोगे। जब तुम ज्ञान को निर्मित करना शुरू कर दोगे, वो विचारधारा क्या बन जाएगी? निर्मितवाद बन जाएगी। क्या बन जाएगी? निर्मितवाद। समझ में आ रहा है? ये तीन विचारधाराएं अपन पढ़ोगे। कल थोड़ी जाओगे गांव आप लोग, कल नहीं जा रहे ना? परसों जाओगे पक्का? कल रख लें क्लास? ओके डन। फिर अपन सैटरडे का रक्षाबंधन है आपका, फ्राइडे की छुट्टी होगी, सैटरडे का रक्षाबंधन है, संडे है ही, मंडे तक शायद आप आओगे। ट्यूसडे को भी मैं ऑफ रखूंगा।